नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीछे सीआर टीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जो कि हम लोग बेड़ा पार सीरीज ईपीपीसीएस प्री के लिए स्टार्ट की है ना, तो उसी में ये आज का लेक्चर होगा इन्वायरमेंट का। इससे पहले हम लोगों ने बेड़ा पार सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर ली, इंडियन और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है दोनों कंप्लीट हो गया है। और एक आपका यहाँ पे देखा जाए तो मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। तो 4 जो आपके सब्जेक्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बुक है आपकी वाईसीटी की एनसीईआरटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दस इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल फैक्ट दिए गए हैं, साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी दी गई हैं। तो इसलिए एक अच्छी बुक हो जाती है, मतलब प्री के लिए। ठीक है, इसको आप लोग अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, या फिर पीडीएफ से ही इसको जरूर पढ़िएगा और साथ साथ में हमारा लेक्चर देखते रहिएगा। ठीक है, लेक्चर के मतलब लेक्चर देखिए, साथ साथ में पीडीएफ हो तो हाईलाइट करते हुए पढ़ते चलिए। ठीक है, और अंत के समय में जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, और नज़दीक जैसे मान लीजिए जब 1 महीने आ जाएगा, तो अगर इस तरीके से पॉइंट किए रहेंगे ना, तो पढ़ना आसान होता है और जल्दी से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पूरी श्रृंखला है बेड़ा पार हम लोगों ने स्टार्ट की, ताकि जीएस आपका पूरा अच्छा से हो जाए। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे। और कल से हम लोगों ने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है। आपको पता ही है कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो उसका पहला लेक्चर कल हम लोगों ने पूरा भूगोल देखा था 3.5 घंटे में। एक तरीके से पूरा पूर्वावलोकन ही है, बस पूर्वावलोकन में थियरी होती है, वहाँ पे बस प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो भी पूर्वावलोकन का एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। साथ साथ में पूर्वावलोकन भी चल रहा है और यहाँ पे थियरी वाला भी चल रहा है। सोच लीजिए, इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि प्रश्न गलत ना हो। और पीवाईक्यूज तैयार करना बहुत जरूरी है, तो वहाँ से पीवाईक्यूज भी तैयार हो जा रहा है। वैसे मैं पीवाईक्यूज के लिए एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ आप लोग को, जिससे कंपाइलेशन नहीं होती, जैसे हम लोग अब तक टेस्ट सीरीज ही कंपाइल करते थे ना, उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ पीवाईक्यूज जो होते हैं 10 साल के पेपर को निकाल के कंपाइल करके, और मैं हैंड रिटन जिस तरीके से आपको कंपाइलेशन तैयार करके देता हूँ कि ये गलत है तो किस कारण गलत है, छोटा सा लिख के देता हूँ ना, उस तरीके से मैंने सोचा है कि पीवाईक्यू का कंपाइलेशन बनाओ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उसका सैंपल 1-2 दिन में मैं दिखा दूंगा किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो वो पीवाईक्यूज 10 से 12 साल का मैं बनाऊंगा। उसमें क्या होगा कि बेसिकली जैसे मान लीजिए प्रश्न है, ये 4 आपके, ये प्रश्न के 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन को टिक लगा दूंगा, या मान लीजिए ये क्यों गलत है या क्या है, तो इस तरीके से 2-4 लाइन यहाँ पे लिख दूंगा। इस तरीके से एक ही बार में आपको क्या हो जाएगा, तो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। पीवाईक्यू जो आप 10 साल का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो वो आप तैयार कर रहे हैं, वो भी तैयार हो जाएगा, 1 हफ्ता लगेगा, तो फिर उसको भी हम लोग पीवाईक्यूज पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से लगभग मैक्सिमम चीज़ें टारगेट मैं कर रहा हूँ वही जो एग्जाम में आपकी आती हैं। और करंट अफेयर सबसे बड़ी समस्या है, तो करंट अफेयर के लिए अभी तक हम लोगों ने घटनासार नहीं पढ़ा है। जो नई वाली घटनासार आई थी 6 महीने की, ठीक है, लगभग आपका 1 जनवरी से लेके आपका 2 जुलाई तक थी ना, 2 जुलाई तक, तो उसको अभी तक हम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छे से नहीं पढ़ा मतलब उस बुक को पढ़ा ही नहीं अपने चैनल पे अभी तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब वो पूरी बुक हाईलाइट हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, उसी पूरी मैराथन क्लास ले लूँगा। और जहाँ तक चांसेस संडे को मैं पढ़ा दूँ, संडे को उसी क्लास में ले लूँ। ठीक है, तो संडे को एक महामैराथन देखने को मिलेगी करंट अफेयर की अभी, क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर आपको उधर से तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पीसीएस में आपका करंट अफेयर आएगा, बेसिकली आपका 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो मान लीजिए अगस्त तक आएगा। ठीक है, अगस्त तक आएगा, तो अगस्त तक मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो जून तक हो गया, जून, फिर जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया। ठीक है, और हो सके तो 10-15 दिन सितंबर में, तो दो मतलब 8 महीने करंट अफेयर बहुत है। 8 महीने करंट अफेयर अगर देखा जाए ना, तो बहुत हो जाएगा। 8 से 9 महीने करंट अफेयर आता है ज़्यादातर। देखा जाए तो 8 से 9 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे तो 8 से 9 महीने का जो करंट होता है, इसी से लगभग आपको यहाँ पे देखा जाए तो 95% प्रश्न आ जाते हैं। 90 से 95% प्रश्न इसी से आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टारगेट इसी पे करेंगे, कम से कम 8 महीने के करंट अफेयर पे। ठीक है, तो 6 महीने इधर से तैयार हो जाएंगे, 2 महीने मैं आपको मंथली पढ़ा दूंगा, या फिर जो निरंतर आती है ना, उससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और एक बुक तो आएगी ही, आई दृष्टि, आपको पता ही है। ठीक है, और वैसे भी मैंने जो आई दृष्टि ये वाली आई थी पीसीएस प्री के लिए, उसको तो कंप्लीट अपने चैनल पे कराया है, तो वो भी देख सकते हैं। लगभग 10,000 व्यूज़ पे गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग पीसीएस प्री को टारगेट करके पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। बस आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए। आप लोग चैनल को शेयर करिए, आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करते रहिए और नए लोगों को जोड़ते रहिए, ताकि चीज़ें आगे बढ़ते रहें। और साथ साथ में इनकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर वहाँ से टेलीग्राम से नहीं हो पा रहा है, तो आप एडमिन पे जाके एक तरीके से कमेंट कर मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ चाहिए, हम सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। पीडीएफ इसकी अगर आपको नहीं मिल रही, वैसे मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, पर्यावरण का जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। लगभग पीसीएस प्री में आपके 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है,
और अगर ज्योग्राफी और इसको मैं जोड़ दूँ तो 30 से 35 प्रश्न दोनों के मिला जुला के आते हैं, ठीक है, 30 से 35 प्रश्न। तो 30 से 35 प्रश्नों की तैयारी हम लोग यहाँ से कर लेंगे, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ये तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा पोर्शन बचा है साइंस वाला, तो उसको भी जल्दी तैयार कर देंगे हम लोग, यहाँ पे जल्दी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसी सलगार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले पर्यावरण की अगर बात हो रही है तो पर्यावरण के बारे में ये जानना होता है कि पर्यावरण शब्द आया कहाँ से। तो पर्यावरण शब्द जो है एक फ्रेंच शब्द है, जैसे वो शब्द क्या था, इन्वायरर, ठीक है। इसका मतलब होता था घिरा हुआ। तो जो भी चीज हमारे आसपास एक तरह से हमें घेरे हुई है वही आपका एक तरीके से पर्यावरण कहलाता है। तो एक परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो पाए जाने वाला, जैसे कि लोग हैं, स्थान है, वस्तु है, या फिर जो नेचर है, प्रकृति है, कि सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का एक मिश्रण होता है, क्या, पर्यावरण, ठीक है, इतना याद रखिए। अब पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट घटक दो ही होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे जैविक घटक और आपका एक तरीके से भौतिक या फिर अजैविक घटक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा घटक भी माना है, तो यहाँ पे ऊर्जा घटक भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए भौतिक या फिर अजैविक घटक में क्या आता है, जो एक तरीके से निर्जीव है। निर्जीव कैसे, जैसे कि स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे और साधारण भाषा में समझाओ तो ताप हो गया आपका, ठीक है, आपका जल हो गया, ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे वायु हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से अब मतलब भौतिक आपके कह सकते हैं या फिर अजैविक घटक है पर्यावरण के, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए जैविक घटक में जो आपके सजीव हैं, जिनमें जीव है, जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गए, ये आपका जैविक घटक है पर्यावरण के, ठीक है। ऊर्जा घटक में सौर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा, ये सब एक तरीके से ऊर्जा के घटक है पर्यावरण के, ठीक है। इसी में आगे कह रहा है, देखिए थोड़ा सा, कि वह प्राकृतिक परिवेश, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कि वह जो प्राकृतिक परिवेश है, वह प्राकृतिक परिवेश जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, पर्यावरण कहलाता है। कहने का मतलब प्रकृति एक परिवेश होता है। बेसिकली अगर इन्वायरमेंट की बात हो तो एक परिवेश तो ही होता है, एक तरीके से परिवेश मतलब एक तरीके से एरिया होती है इस तरीके से, ठीक है। जो क्या करता है यहाँ पे, अगर कहने का मतलब इसका ये है कि वह प्राकृतिक परिवेश जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है वो पर्यावरण है। इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक जो आपके घटक है तथा उनके आसपास के जो वातावरण है उसको सम्मिलित रूप से हम लोग जानते हैं। ये देखिए 53वें और 55वें बीपीएससी में पूछा हुआ है, इस तरीके से याद रखिएगा। पृथ्वी की ठोस जो परपटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से क्रस्ट कह सकते हैं ना, क्रस्ट एवं कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और यहाँ पे देखा जाए मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है, कवर होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जो पादप हैं मतलब पेड़ पौधे और जो जीव जंतु, ये मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल मतलब एक तरह से स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। तो बेसिकली अगर जैव मंडल की बात हो रही है तो आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं जैव मंडल में यहाँ पे जैसे स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और आपका जल मंडल, ये तीनों मिल जाएंगे तो एक जैव मंडल बनता है। क्या बनता है, जैव मंडल बनता है। इस तरीके से चीजें बनती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं पता कर लेता हूँ ताकि कुछ अच्छे से लिख सकें, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा याद करते हैं हमें चलना है, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, हाँ ये हो गया। इसके बाद कह रहा है पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसका संरक्षण करने एवं हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। तो प्रश्न कितनी बार बना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था, 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखा जाए पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो वो भी आपका वही होते हैं, जैसे कि जैविक पर्यावरण होता है और आपका अजैविक मतलब बायोटिक इन्वायरमेंट होता है, और आपका फिजिकल कह सकते हैं या फिर अबायोटिक इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो जैविक पर्यावरण में आपको वही आ जाएगा, जैसे वनस्पति जो पर्यावरण है वो आ जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं वनस्पति पर्यावरण आ जाएगा, और साथ साथ में जंतु पर्यावरण आ जाएगा। और वहीं पे अजैविक पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ या फिर भौतिक पर्यावरण का, तो आपका यहाँ पे स्थलीय मंडलीय पर्यावरण जिसको लिथोस्फीयर इन्वायरमेंट कह सकते हैं, वायुमंडलीय पर्यावरण आएगा जिसको एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जल मंडलीय पर्यावरण जिसको हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट है ये कह सकते हैं, ठीक। इस तरीके से पर्यावरण के प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए कह रहा है हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग स्वपोषित अर्थात ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बेसिकली जो आपके हरे पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक स्वपोषित होता है जिसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, आपका ई क्लोरीटा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक होता है परपोषित। परपोषित में कई होते हैं, जैसे मृतजीवी होता है, परजीवी होता है, आपका प्राणी संभोजी होता है।
देखिए मृत जीव की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। थोड़ा सा याद रखिएगा, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं ना, ये जो होते हैं आपके जो मृत जीवी होते हैं, जो मृत पौधे तथा जीव हैं उससे घुलित जो कार्बन है उसके यौगिक को प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और परजीवी क्या होते हैं? जो अपने आहार के लिए अन्य जीवी जो जीव है उन पर निर्भर करते हैं, वो पैरासाइट हो गए, परजीवी हो गए। और प्राणी एक तरह से समभोजी क्या हो गया? तो एक तरीके से जो जंतु, जैसे सभी बड़े जंतु जो है आहार अपने मुख से ग्रहण करते हैं तो वो आपका प्राणी समभोजी हो गए। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए सूक्ष्म जीव मृत जंतु तथा जो पौधे की जैविक पदार्थ है उसको सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, एक तरीके से उससे अपनी ऊर्जा लेते हैं। कुल मिला के समझिएगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जो मृत जंतु होते हैं, जैसे कोई चीज मर गई, जैसे कोई जंतु मर गया या फिर पेड़ पौधे हैं, वो उनको क्या करते हैं? तो उनको जब वो मतलब उन्हीं को सड़ाते गलाते हैं, उनसे ऊर्जा वो लेते हैं या फिर उनको वियोजित कर देते हैं, मतलब खत्म करते हैं एक तरीके से, ठीक है। इन्हें वियोजक मतलब डिकम्पोजर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, कवक। आप याद रखिएगा, पीसीएस यूपीएससी में पूछा है। वायरस जो होता है ये एक तरीके से आपका डिकम्पोजर की कैटेगरी में नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। डिकम्पोजर नहीं है, क्या वायरस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ठीक है। क्या होता है? देखिए सबसे पहले पारिस्थितिकी जीव जो होते हैं, जीवों के अपने पर्यावरण के अजैविक और आपका जो जैविक घटक है उसके संबंध का अध्ययन होता है। देखिए इकोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए ये आपका एक क्षेत्र था, ये आपका एक क्षेत्र है, ठीक है। इस तरीके से एक क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये बच्चा है या फिर मनुष्य है, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मधुमक्खी जा रही है। इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे शेर जी हैं, ये शेर है, बंदर, ये बहुत सारी चीज़ें। अब क्या होता है, जैसे कि बेसिकली जो पारिस्थितिकी होती है उसमें जो ये पर्यावरण है, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम में, इसमें कहते हैं आपका कह सकते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकीय तंत्र में, ये तंत्र पूरा एक होता है। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग इकोलॉजी की बात करें, देखिए इसका संबंध इससे है, जैसे पेड़ से हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली ज्यादातर पौधे से ही हम लोग खाना प्राप्त करते हैं, जैसे आपका चावल गेहूं ये सब पौधे से प्राप्त करते हैं, तो इसका संबंध हमसे है ना। और इस तरीके से जो सूर्य देवता, इससे ये आपका पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो जैविक और अजैविक घटक है ना, उनका जो संबंध होता है उसका जब हम अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे। किस लिए पढ़ेंगे? कि भैया ये कैसे इस तरीके से इस पर डिपेंड है, कैसे इनके बीच अंतर संबंध है, ये सब जब अध्ययन करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। कहने का मतलब क्या करते हैं, जो अब अध्ययन करते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इकोलॉजी शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था। दरअसल आपको मैं बता दूं यहाँ पे कैसे याद करते हैं। देखिए इकोलॉजी में, यहाँ पे देखिए इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में अगर देखा जाए तो ल आ रहा है और हैकल में ल आ रहा है, हैकल में ल आ रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे, इकोलॉजी हैकल, ठीक है। ल आ रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ये देखिए सब पीसीएस आर में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बता दूं जो इकोलॉजी है, ये देखिए यहाँ पे ये शब्द, जो दो शब्द हैं, ओइकोस तथा लोगोस से बना हुआ है, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान, और जब रहने के स्थान का हम अध्ययन करने लगे तो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इकोलॉजी कहलाता है। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसी में आगे थोड़ा सा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओडम। उनके अनुसार पारिस्थितिकीय प्रकृति की संरचना एवं जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन होता है, ये ओडम साहब ने बताया था। भारतवर्ष में रामदेव मिश्रा जो थे पारिस्थितिकीय के जनक के रूप में माने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारतीय पारिस्थितिकीय जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्र जी को बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब जीव जो होते हैं वो अपने में पारस्परिक जो क्रिया करते हैं, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए सजीविता पूछता है ना कि क्या होता है आपका यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। सजीविता क्या होता है, इसमें दोनों को एक तरीके से देखा है, प्रथम जाति पर प्रभाव और दूसरे जाति पर प्रभाव। कहने का मतलब दोनों को फायदा होता है, इससे दोनों को फायदा होता है, ठीक है। जब दोनों को फायदा होगा तो सजीविता संबंध कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। परजीविता क्या होती है, तो परजीविता मतलब एक पे डिपेंड है वो, तो एक को तो फायदा होगा, क्योंकि मान लीजिए एक शेर, मतलब एक तरीके से मान लीजिए एक कोई भी शेर है, ठीक है, शेर मान लीजिए, तो एक बाघ को खा जाएगा तो बाघ तो बेचारा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी भूख जो है मिट जाएगी। तो एक को फायदा होगा, एक को यहाँ पे क्या होगा, तो लॉस होगा। इस तरीके से यहाँ पे प्लस और माइनस का संबंध बना हुआ है, ठीक है। और परभक्षण क्या होता है, तो ये भी प्लस माइनस का संबंध होगा, ठीक है। एक को फायदा होगा, एक को लॉस होगा। स्पर्धा में, कंपटीशन में दोनों को आपका लॉस होता है, दोनों को लॉस होता है, ठीक है। सबभोजिता में क्या होता है, तो एक को फायदा होगा, एक को कुछ भी नहीं होगा। कैसे एग्जांपल बताएं, जैसे भैंस इस तरीके से चल रही है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से भैंस चल रही थी, इसके ऊपर कौवा बैठ जाता है और इसके कीट खाता रहता है, तो उसको कोई पता चलता है, भैंस को नहीं पता चलता है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वाला हो गया, ठीक है। और अंतरजातीय परजीविता, ये एक तरीके से इसमें भी एक को क्या होता है, तो लॉस होता है, एक को कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, आवास क्या होता है। आवास की बात करें तो किसी जीव के निवास का स्थान उसका आवास कहलाता है। आवास मतलब घर, हैबिटेट,
ठीक है, हैबिटेट जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो रहता है, हैबिटाट, ठीक है, जहाँ पे हम भी रहते तो हमारा आवासीय तो होता है ना। इस तरीके से किसी जीव के निवास का स्थान उसका आवास कहलाता है। बीपीएससी में सीधे पूछा हुआ, देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की। अब तंत्र क्या होता है, देखिए अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे, मान लीजिए पेड़ का पौधे से, मतलब एक तरह से पेड़ का मनुष्य से क्या संबंध है, ठीक है, अलग अलग जीवों का इससे क्या संबंध है, इसका जब अध्ययन कर रहे थे तो वो इकोलॉजी कहला रहा था। लेकिन किस तंत्र में, मान लीजिए एक तंत्र होगा ना, एक जगह होगी ना, उस जगह में हम जाएंगे ना, तभी तो वहां पे अध्ययन करेंगे कि इसका इसका इस पे क्या इम्पैक्ट है, इसका इसके इस पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये जिस तंत्र में करते हैं उसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, परितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है जहां पर जीवधारी, जो आपके जीवधारी हैं, आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जहां पे क्रिया करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ पे अध्ययन तो इकोलॉजी कहलाएगा। जिस क्षेत्र में ये अध्ययन मतलब जिस क्षेत्र में ये अंतर क्रिया करते हैं उस क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम एजी टांसले ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द इसका प्रयोग किया जाए, इसको कैसे याद रखे सर, देखिए इकोसिस्टम ट आ रहा है, ट्रांसले ट आ रहा है, इकोसिस्टम ट आ रहा है, ट्रांसले में ट आ रहा है, इस तरीके से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषताएं होती है, क्या एक तरीके से जो इकोसिस्टम होता है इसकी क्या विशेषताएं होती है, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र अगर देखा जाए यहाँ पे, तो किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण की क्या करता है, तो प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो इकोसिस्टम होता है ये एक तरीके से एक निश्चित स्थान समय पे, तो स्थान तो निश्चित होता ही। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक तरीके से इक्वेटोरियल कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र, कहने का मतलब आप इक्वेटर के आसपास जाएंगे तो वहीं पर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्थान की बात होती है, समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो आपका इकोसिस्टम की विशेषता है। ठीक है, इसके साथ ये एक खुला तंत्र होता है, ये ओपन सिस्टम होता है। ये खुला तंत्र होता है, कितनी बार ये पीछे से पूछा हुआ प्रश्न है। जो इकोसिस्टम होता है एक खुला तंत्र होता है, ठीक है, जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है, मतलब ऊर्जा आती और जाती रहती है, आती और जाती रहती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये कार्यशील इकाई है, ये कार्यशील इकाई है। ठीक है, इसकी अपनी एक कैसे उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा संचालित एक तरीके से होते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से जरूर, ये जो विशेषताएं होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एनवायरमेंट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत है क्या है, सूर्य देवता है, सूर्य। ठीक है, मतलब सूर्य के प्रकाश है, इस तरीके से पीछे से पूछा हुआ है। सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहलाता है, मतलब पूरा जो कार्य चल रहा है किससे चल रहा है, तो सूर्य, जो आप एक तरीके से देखा जाए सौर ऊर्जा उसी से चला ना, तो इसलिए ये प्रेरक बल कहलाता है। पीसीएस बीओ में पूछा है, 19 में पीसीएस आरओ में पूछा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने एग्जाम में पूछा है। तो अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या है, तो सूर्य अर्थात सौर ऊर्जा है। ठीक, इस तरीके से बताइएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पारिस्थितिकी क्रमता, जिसको इकोलॉजिकल निके कहते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है निके। देखिए इकोलॉजिकल निके की अगर मैं बात करूँ, जिसको पारिस्थितिकी क्रमता कहते हैं, दरअसल क्या होता है कि 1917 में पारिस्थितिकी क्रमता की संकल्पना जोसेफ ग्रीनलैंड ने दी थी। आप कैसे याद रखें सर, देखिए यहाँ पे नीके में ना आ रहा है तो ग्रीनलैंड में ना आ रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, हो गया ना याद। ठीक है, चलिए 1917 की बात है। अब क्या होता है एक तरीके से इकोलॉजिकल निके, देखिए होता बेसिकली क्या है, जो पारिस्थितिकी कर्मता होती है किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में जो कार्यात्मक भूमिका है तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यहाँ पे बात हो रही उसकी कार्यात्मक भूमिका की। कहने का मतलब मान लीजिए एक शेर है, एक शेर है, उसका एक तरीके से शिकार करने का तरीका अलग होता है, एक चीता उसका शिकार करने का तरीका अलग होता है, एक अन्य जीव ले लें जैसे लोमड़ी है, उसका शिकार करने का तरीका अलग है। तो सबकी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कार्यात्मक भूमिका अलग है, वो सबसे विशिष्ट होती है, वो उसकी एक पहचान होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी कर्मता किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में जो कार्यात्मक भूमिका है, जो एक तरीके से कार्यात्मक भूमिका निभा रहा है, उसी को जो प्रदर्शित करे उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निके। ठीक है, और आपको बता दूं प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट निके होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निके होता है, मतलब सबका एक विशिष्ट, मतलब सबका एक अलग निके होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं पारिस्थितिकी कर्मता केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का नहीं बल्कि जीव के समुदाय में उसकी जो कार्यात्मक भूमिका है उसका भी वर्णन करता है। आईएएस प्री 2013 में पूछा हुआ ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि आपका एक तरह से पहला कारक है संख्या चर, मतलब जो नंबर है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रजाति का क्षेत्र, भोजन या फिर आहार की जो आवृत्ति है, संख्या के घनत्व तो सम्मिलित रूप से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है,
इसके बाद है निकेत चर क्या है, इसके अंतर्गत दैनिक समय की जो अवधि है, स्थान की ऊंचाई, आहार तथा संख्या के अनुपात का सम्मिलित रूप कहते हैं, ये भी एक तरह से इम्पैक्ट डालता है। आवास चर है, जैसे कि घर जो हो गया, ढाल की मृदा, ठीक है, उच्चावास मृदा की, इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता एक ही आवास में रहने वाले दो प्रजातियों के लिए पारिस्थितिकी क्रमता समान नहीं होती, ये प्रश्न बनेगा, यही प्रश्न बनता भी है। देखिए हैबिटाट जो होता है ना, मतलब जो आवास होता है, दो जंतुओं का एक हो सकता है, दो जंतुओं का हैबिटाट एक हो सकता है, लेकिन इकोलॉजिकल नीके नहीं एक हो सकता, क्रमता एक नहीं हो सकता, नीके एक नहीं हो सकता, पारिस्थितिक क्रमता एक नहीं हो सकता। इस चीज को याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब प्रश्न बनते हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं। दो जंतुओं का, यहाँ पे दो प्रजातियों का एक आवास हो सकता है, एक हैबिटाट हो सकता है, लेकिन एक नीके नहीं हो सकता, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ऊर्जा जो प्रवाह है वह खनिज चक्र परितंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है। कहने का मतलब आपको पता है ये गतिक है ही, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो ये गतिक है, 10% ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। और वहीं पे जो खनिज का चक्र होता है वह भी एक तरीके से कैसा है, तो गतिक है, क्योंकि एक तरीके से खनिज आपका बना फिर खत्म हुआ, इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। किसी स्थान पर रहने वाले, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी स्थान पर रहने वाले एक से अधिक जातियों के समूह को, यहाँ पे देखिए किसी स्थान पर रहने वाले एक से अधिक जातियों के समूह को हम लोग जैव समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरण की पश्चात क्या होती है, घटती है। आपको पता है कि जब ऊर्जा, मान लीजिए ये आपका पेड़, मतलब एक तरीके से घास, मतलब यहाँ पे क्या माने, थोड़ा सा चलिए यहाँ पे घास मान लेते हैं, इस तरीके से घास, घास को खाए, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे बकरी जो है घास को खा रही है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको लेते हैं हम लोग, ये घास हो गई, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी घासें हो गई, छोटी छोटी, ठीक है। अब यहाँ पे बकरी ने इसको खाया, बकरी ने इसको खाया, बकरी को खाया यहाँ पे किसी ने, तो शेर ने खा लिया, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो आपको पता है यहाँ पे अगर देखा जाए 100% ऊर्जा थी, तो लिंडेमान साहब कहते हैं कि इसमें बस 10% ऊर्जा ट्रांसफर होगी, इस तरीके 10% होगी, तो 100 का 10% 10 गई, इसका 10% 1 हो गई, ठीक है। इस तरीके से इसमें आगे रहेगा, अगर जो आपका चक्र है, अगर ट्रॉपिकल लेवल आगे रहेगा तो इसमें जीरो ऊर्जा हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पे कहने का मतलब वही है, सिंपल से यहाँ पे समझिएगा बात को, कि कह रहा है कि जो आपकी ऊर्जा होती है पारिस्थितिक तंत्र में, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब जाती है तो उसकी मात्रा क्या होती है, तो घटती है, बस इतना समझिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के थोड़ा सा हम लोग एक तरह से प्रकार देख लेते हैं। तो ये प्राकृतिक परितंत्र होता है और आपका मानव निर्मित भी होता है। देखिए मानव निर्मित कई बार पूछा है, जैसे खेत हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय वर्तमान में अगर जाएंगे गाँव में, ठीक है, तो आपको धान का खेत इस तरीके से मान लीजिए मिला, धान का खेत मिला इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे पानी भरा होगा, तो हो सके इसमें कुछ मछलियाँ भी आ सकती हैं, इसमें बहुत सारे हरे हरे जीव आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपके अलग अलग छोटे छोटे जीव आ जाएंगे। तो क्या होता है कि 3-4 महीने एक पूरा तंत्र बन जाता है, 3-4 महीने एक तंत्र बन जाता है, जब तक धान पूरा तैयार होता रहता है, तो इस तरीके से पूरा एक तंत्र बन जाता है। तो इस तरीके से मानव निर्मित कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, जैसे तालाब हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न बनते रहते हैं। इसके बाद देखा जाए आप क्या कह रहा है थोड़ा सा, इसके बाद कह रहा है कि प्राकृतिक परितंत्र में तो स्थलीय परितंत्र होता है, ठीक, और जलीय परितंत्र होता है। स्थलीय में आपका यहाँ पे घास, स्थलीय घास, जैसे कि वन वाला हो जाएगा, घास वाला और मरुस्थल वाला। और जलीय परितंत्र में आपका स्वच्छ जल का होता है और आपका सागरीय जल का होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला परितंत्र हो गया, शीतोष्ण पतझड़ वन हो गया, टाइगा और शंकुधारी वन वाला पारिस्थितिक तंत्र हो गया। इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब कि आगे क्या कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, तो तापमान है, ठीक है, आर्द्रता है और आपके यहाँ पे मृदा है। ये देखिए किसमें पूछा है, तो झारखंड के पीसीएस में ये पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ तक अपने यूपी पीसीएस में भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके लिए अनिवार्य तत्व क्या है, ठीक है। मतलब कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट कह सकते हैं, क्या है, तो आपका तापमान है और आपका यहाँ पे आर्द्रता है और आपका मृदा है, ठीक है। चलिए और आपको बता दूं धरातल का लगभग 20% भाग घास के मैदान से घिरे हुए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये विश्व का सर्वाधिक कह सकते हैं क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसका विस्तार पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र आपका पूछे कोई तो समुद्र वाला बताइएगा, समुद्र, ठीक है। चलिए पीसीएस पे 2014 में पूछा हुआ है, इसके बाद भी पूछा था कई बार। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र, तो जो कौन सा जैवमंडल है। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र पूछे तो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र या फिर वही समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, जो ये सर्वाधिक कह सकते हैं स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। इसके बाद जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियों तथा झीलों आदि प्राकृतिक जो परितंत्र है, अगर देखा तो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर, किस पे, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है उस पर ये सब निर्भर है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कृत्रिम परितंत्र आपका होता है, ठीक है। जो अंतरिक्ष यान में एक परितंत्र बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, वो कैसा होता है, तो वो मैनमेड होता है, मतलब एक तरीके से कृत्रिम होता है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को सबसे यहाँ पर देखा जाए तो कार्ल्स, मोबियस तथा फोर्ब्स ने एक तरीके से क्रमशः बायोनॉमिक्स, ठीक है, नहीं क्या लिखा है, बायोसिनोसिस तथा आपका माइक्रोकोस्म,
की संज्ञा से एक तरीके से रूपांतरित किया था, मतलब दिया था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, तो ये भी दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। मतलब एक तरीके से देखा जाए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो वही सब आ जाएंगे जैविक में, जैसे भौतिक कारक आ जाएंगे, कार्बनिक अकार्बनिक और कार्बनिक कारक आ जाएंगे, और जैविक में उत्पादक जो हो जाएंगे, उपभोक्ता अब घटक आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अजैविक घटक की अगर मैं बात करूँ, देखिए पूछा हुआ प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा। ठीक है, याद रखिएगा। अजैविक घटक की बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि भौतिक कारक में क्या आ जाएगा, भौतिक कारक में आपका जैसे प्रकाश आ जाएगा, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडलीय दाब, ये सब आ जाएंगे। और कार्बनिक कारक में आपका इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिट्टी, खनिज, ये सब आ जाएंगे। कार्बनिक कारक में देखा जाए तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये सब अजैविक आपके कंपोनेंट है, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अजैविक घटक है। जैविक घटक की अगर मैं बात करूं तो जिसमें उत्पादक आएगा। उत्पादक क्या होता है, देखिए हरे पेड़ पौधे परतंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं, जो कि सौर ऊर्जा को, मतलब सौर ऊर्जा से अपना खाना बनाते हैं तथा ये देखिए यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, सिंपल सा, उत्पादक पौधे जो हमें खाना एक तरह से प्रदान करते हैं। होता क्या, जो पेड़ पौधे हैं आपको पता है वो स्वपोषित है, मतलब अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और हाइड्रोजन कुछ वाटर लेके अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके खाना बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पौधे को खाते हैं। तो इस तरीके से ये उत्पादक हो गए, उत्पादक है, ये तो चीज उत्पाद कर रहे हैं ना, तो ये उत्पादक हो गए। ठीक है, यहाँ पे उत्पादक हो गए। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखिएगा, अर्थात जो जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो स्वपोषी उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तथा जल का यहाँ पे उपचयन होता है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन। और जो ऑक्सीजन, ये बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक, चलिए अब उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे, तो इनको कंज्यूमर कहते हैं। बेसिकली ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक होता है, द्वितीयक होते हैं, और का तृतीयक होता है। ठीक है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता की अगर मैं बात करूँ तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि खरगोश, बकरी, ये सब हो गए। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को अगर आप पढ़ें तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए जो पौधे हैं ना उन पर निर्भर रहते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, ये सब हो गए। समुद्री वातावरण में अगर देखा जाए फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए माफ करिएगा, समुद्री जो वातावरण इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन्स की बात हो रही है। मुख्य ये कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादक है कहाँ के, जो समुद्री वातावरण है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे मेढक, सांप, भेड़िया, ये सब हो गए। ठीक है, तीसरे श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं इसके अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाघ, शेर, शार्क, ये सब हो गए। ठीक है, अब घटक क्या होते हैं, अब घटक इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बैक्टीरिया व कवक आते हैं। इन्हें मृत पोषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली अपना खाना जो मृत पदार्थ होते हैं उससे प्राप्त करते हैं। ये अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ये अपने शरीर से मृत प्राय पौधे तथा पशुओं के अवशेषों पर इंजाइम उत्सर्जित करते हैं। ठीक, और उन्हें गला देते हैं, सड़ा गला देते हैं। ठीक, चलिए अब घटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषक में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पे जो ये प्रक्रिया इसी को अपघटन कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसी में थोड़ा सा आगे देखा जाए हम लोग, तो जो अपघटन करता है इनको प्रकृति का मेहतर अर्थात स्कैवेंजर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मृत पौधों व जंतुओं को अपघटन करके पृथ्वी को क्या करते हैं, तो साफ करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोषण की दृष्टि से अपघटक मृत पजोवी होते हैं, मतलब जो अपना खाना मरे हुए जो आपके हैं उनसे प्राप्त करें वो मृत पजोवी होते हैं। ठीक है, जैविक व अजैविक जो संगठक हैं इनके मध्य अपघटक विचौलिए का काम करते हैं। कितनी बार ये प्रश्न बना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ना उनके मध्य अगर देखा जाए अपघटक जो होते हैं बिचौलिए का कार्य करते हैं। अभी आराम पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एक रूपता, यहाँ पे एक रूपतावाद के नियम, एक तरीके से यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, एक रूपतावाद के नियम के अनुसार भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही है जो कि अतीत में थे तथा भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में है। कह रहा है कि परितंत्रीय अस्थिरता तब उत्पन्न होती है जब प्राकृतिक परितंत्र किसी अवांछित प्राकृतिक अथवा मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता है। परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो आपका सूर्यताप है। याद रखिएगा, परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई कारक पूछे आपसे तो सूर्यताप बताइएगा। क्या, सूर्यताप। ठीक है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर अगर आप जाएंगे तो परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है। कहने का मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए, पृथ्वी है ये आपका 0 डिग्री है तो ये निम्न अक्षांश हो गया,
अगर निम्न अक्षांश से अगर किधर जा रहे हैं, उच्च अक्षांश मतलब इधर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ेगा ना। जब आप कभी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, जैव विविधता में कमी आती है, इस चीज़ को याद रखिए। क्यों कमी आती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उधर कम पड़ता है और टेम्परेचर गिरने लगता है। ठीक है, उधर टेम्परेचर उधर कम होता है। अगला क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि परितंत्र स्थिरता समस्थिति क्रिया विधि जो होता है एक तरीके से उसके द्वारा बनी होती है। आहार श्रृंखला जो फूड चेन है छोटा और आहार जाल बड़ा, आपका बड़ा और जटिल होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, जो खाद्य श्रृंखला होती है फूड चेन होता है। ठीक है, तो फूड चेन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा फूड चेन, ठीक है, फूड चेन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए अगर फूड चेन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए क्या कह रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में भोज्य पदार्थ का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। मतलब एक तरीके से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो भोजन का पदार्थ है ना, एक जीव से जब दूसरे जीव में एक तरह से उसका स्थानांतरण हो रहा है तो वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला जैसे कि मान लीजिए घास है, उसको खाएगा बकरी, बकरी को मनुष्य खा सकता है। ठीक है, चलिए। और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को अपरद अपरद मतलब डेटिवोरस कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, डेट्रियस यहाँ पे लिखा है, डेटिवोरस आपका खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता तथा अपघटन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए जो आपकी खाद्य श्रृंखला बनती है उसमें क्या होंगे, तो उत्पादक होंगे, उत्पादक होता है प्लस आपका यहाँ पे फिर उसके बाद उपभोक्ता आ जाएंगे, फिर आपका जो एक तरह से अपघटक करता है वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला बन जाएगी। जीवों के यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी भी होगी। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि जीव के जो खाद्य स्वभाव है उसमें जितनी विविधताएं होंगी ना, खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। अब यहाँ पे देखा जाए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीव धारियों का क्रम क्या है। जैसे कि अगर तालाब की बात करें यहाँ पे, देखिए तालाब की खाद्य श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए शैवाल है, शैवाल पे जलीय पिस्सू रहते हैं, फिर छोटी मछली रहती है, फिर बड़ी मछली रहती है, फिर बत्तख, इस तरीके से चीजें होती रहती है ना। तो ये कह सकते हैं तालाब का खाद्य जो आपका एक तरीके से देखा जाए श्रृंखला हो गई। हरे पौधे, तो हरे पौधे को कीट मकोड़े, फिर मेढक, फिर सांप, इस तरीके से बगुला खाएगा, तो ये कह सकते हैं कि खाद्य आपकी श्रृंखला हो गई। ठीक, घासीय स्थलीय परितंत्र में घास होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डे होते हैं, मेढक होता है, सांप और गिद्ध होते हैं। वन में देखा जाए झाड़ियाँ, खरगोश, भेड़िया, शेर, ये सब होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, और इस तरीके से अगर देखा जाए जैसे सांस के पौधे, फिर चूहे, गिलहरी, इस तरीके से आपकी ये पूरी खाद्य श्रृंखला है। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला में अगर क्रम देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो डायटम आएंगे, फिर कृष्णसाई आ जाएगा, फिर हेरिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये सब खाद्य श्रृंखलाएं। कभी बार पूछ लेता, देखिए IAS प्री 2014 में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे कि आपका पहला ग्रेजिंग होती है, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन होता है, जिसे कि चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दरअसल इसका निर्माण ऐसे उपभोक्ता करते हैं जो कि भोजन के रूप में पौधे का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, चरना होता है ना, तो घास को ही चरेंगे। तो इस तरीके से ये जो खाद्य श्रृंखला है ना कैसे स्टार्ट होगी, तो ये स्टार्ट होती है बेसिकली जो आपके पौधे होते हैं उनसे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए घास है तो घास को खाएगा कौन, टिड्डा, टिड्डा को खा जाएगा यहाँ पे कोई आपका मेढक ही खा जाएगा, मेढक, मेढक को खा जाएगा सांप, या फिर मतलब सांप खा जाएगा फिर उसको बाज खा जाएगा। तो इस तरीके से जो खाद्य श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट हो रही है, घास से स्टार्ट हो रही है ना, उसको ग्रेजिंग कहेंगे या फिर एक तरह से चारण खाद्य श्रृंखला कहेंगे। बस इतना समझिएगा। ठीक, समुद्री खाद्य श्रृंखला की अगर बात करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन मुख्य इसमें प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं समुद्र के छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ये समझिएगा। और खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आपका मानव है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता कैसे सर, देखिए जो मानव है एक तरीके से वो आपका पौधों को भी खा लेता है, जैसे पालक खाता है ना, पालक खाता है, बहुत सारी चीज पौधों को भी खाता है, जैसे पौधे से चीजें जैसे टमाटर वगैरह ये सब चीजें है ना, बहुत सारी चीजें पौधे से भी खाता है। लेकिन वो द्वितीयक उपभोक्ता में भी आता है, वो बकरी को भी खा जाता है, मुर्गा को भी खा जाता है। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि खाद्य जाल क्या होता है। जैसे खाद्य श्रृंखला हम लोगों ने पढ़ा तो ये थोड़ी सी सरल होती है, लेकिन खाद्य जाल क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है। कहने का मतलब कैसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इमेज बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से ये आपका मान लीजिए घास है, ठीक, ये बहुत सारी घास है। यहाँ पे अब आ गई बकरी, इसको खा जाएगी ना घास को। यहाँ पे गाय है, वो भी खा जाएगी, देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक शेर है, ठीक है, और यहाँ पे एक मनुष्य है, मान लीजिए एक मनुष्य है, ठीक है, और इसी घास में आपका टिड्डा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पे क्या है, चूहा है, चूहा भी है, चूहा है, यहाँ पे आपका सांप है, और यहाँ पे बाज है। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे गाय है तो ये भी इसको खाई जाएगी, किसको, घास को, बकरी भी खाएगी। अब यहाँ पे अगर शेर
का मन करे तो हो सकता है ये इसको बकरी खा ले या फिर गाय को भी खा ले, हो सकता है ऐसा ना। मनुष्य बकरी को खा सकता है। अब यहाँ पे टिड्डा टिड्डा चूहे को खाएगा, या फिर यहाँ पे देखा जाए सांप या चूहे को ही खा सकता है, जरूरी नहीं टिड्डा को। मतलब यहाँ पे जो टिड्डा है इसको मेढक खाएगा, मेढक यहाँ पे है ना, मेढक खा लेगा। मेढक को यहाँ पे देखा जाए तो सांप जो मेढक को भी खा सकता है, आपको यहाँ पे चूहा को भी खा सकता है, बाज यहाँ पे सांप को भी खा सकता है, हो सके तो चूहा को भी बाज खा जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से सरल नहीं चल रहा है, ये जटिल हो जा रहा है। मतलब किसी का जो सबसे पहले मिलेगा वो खा जाएगा, एक तरीके से समझेगा, ये जटिल हो जाता है। कौन? खाद्य जो आपका जाल होता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला सरल होती है। इस यही थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे अंतर है, ठीक है, बस यही अंतर है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझे, थोड़ा सा जो चीजें यहाँ पे लिखी गई उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के यहाँ पे पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यहाँ पे भी लेकिन ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और खाद्य जाल की विभिन्न जैव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। बस ये समझिए कि ये थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला से जटिल होती है बस। अब पोषण स्तर की अगर मैं बात करूँ, जो ट्रॉपिकल लेवल होता है, ये क्या होता है? ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? जैसे ही अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पे खाद्य जो श्रृंखला है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल बनते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे होगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी जीव अपने पोषण या फिर आहार के स्रोत के आधार पर आहार खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग पोषण स्तर के नाम से जानते हैं। उत्पादन प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात दूसरी, मांसाहारी तीसरी उपभोक्ता मतलब द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर में। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा कैसे स्टार्ट होता है ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया तो है, अभी देख लेंगे। और सर्वाहारी जो होते हैं जैसे मनुष्य उच्चतम पोषण स्तर के रूप में यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए सबसे पहले जो उत्पादक होता है, उत्पादक, ठीक है, जो आपका उत्पादक होता है, जैसे कि आपका क्या हो गया, पेड़ पौधे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रॉपिकल लेवल 1 स्टार्ट होगा, ये ट्रॉपिकल लेवल 1 है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल लेवल 1 है, मतलब पोषण स्तर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसको खाएंगे, यहाँ पे देखा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये ट्रॉपिकल लेवल 2 कहलाएगा, ठीक है, 2 कहलाएगा। यहाँ पे दूसरा पोषण स्तर है, इसमें शाकाहारी आते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये जंतु प्लवक हो गए, टीडे और गाय हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता जो होंगे ये तीसरे ट्रॉपिकल लेवल में आएंगे, अर्थात यहाँ पे ये तीसरा पोषण स्तर होगा, ठीक है, इसमें मांसाहारी आ जाएंगे। और जो आपका यहाँ पे चौथा ट्रॉपिकल लेवल है, ये आपका इसमें आ जाएंगे तृतीय उपभोक्ता, जो कि आपका सर्वाहारी है, या फिर कह सकते हैं ये भी मांसाहारी ही होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है। इस तरीके से ट्रॉपिकल लेवल 5 तक ही बनता है, क्योंकि इसके बाद ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ज्यादातर कोशिश होती है कि 5 ही तक बन ही पाता, क्योंकि ऊर्जा आपको पता है कि यहाँ पे ऊर्जा खत्म हो रही है, 6 हो रही है ना, इस तरीके से ऊर्जा खत्म हो जाती है, ऊर्जा बचती नहीं है। इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखें। मतलब ट्रॉपिकल लेवल आपका जो उत्पादक है वहां से स्टार्ट होता है, बस मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल लेवल है वो ज्यादा नहीं बन सकता है, 5 से मतलब 4 से 5 बनता ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, ये आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है जब किसी जीव की मृत्यु होती है, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो वो अपरद या फिर मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो कि अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करता है, ये चीज याद रखिए। जो प्रत्येक पोषण स्तर है ना, जो प्रत्येक पोषण स्तर के जीव हैं वो अपनी ऊर्जा के लिए या ऊर्जा की आवश्यकता के लिए किस पे, निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करेंगे। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले जो आपका पोषण स्तर है उसके जीव से 10% ऊर्जा ही प्राप्ति होती है। इसे ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम कहते हैं। और ये नियम किसने बताया था? लिंडमान साहब ने बताया था। इस बार भी आरओ में पूछा है, इससे पहले कितने एग्जाम में पूछा है, इस देख सकते हैं 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान साहब ने दिया था। ये याद है होता क्या बेसिकली, तो यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ये सारी चीजें पढ़ के, ठीक है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर जाने में 90% की जो ऊर्जा है वो ह्रास होती है, मतलब उसकी कमी हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है। उच्च पोषण स्तर से जीवधारियों में श्वसन के द्वारा उष्मा का ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है, यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए घास थी, ये घास है, ठीक है, ये आपकी घास है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मान लीजिए यहाँ पे बकरी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए शेर, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 100% ऊर्जा थी। लिंडमान साहब कहते हैं कि 10% ही ऊर्जा आगे जाती है, बाकी 90% ऊर्जा जो है इसकी ये अपने में काम करने में खत्म कर देता है। तो 10% ऊर्जा यहाँ पे क्या गई, आगे गई, तो 100 का 10% गई, मतलब आपको कितना गई, तो 10 गई, ठीक है। अब इसका 10% गई तो यहाँ पे 1 गई, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी चीज बनेगा, मान लीजिए शेर के बाद कुछ ऐसा होगी जो शेर को खा जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 गई ना, बहुत कम जाएगी, 0.1 जाएगी। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं ऊर्जा खत्म हो जा रही है। तो लिंडमान साहब ने बताया कि 90% ऊर्जा जो आपके जीव जंतु है, जैसे जहाँ से मान लीजिए ये पेड़ पौधे 90% आपका ऊर्जा अपने में अपने
कार्य क्रिया में खत्म कर दे रहे हैं। 10% ऊर्जा आगे जा रही है, इसी तरीके से इसका 10% आगे जाएगा, 90% ये अपने ऊर्जा में खत्म कर देगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला जुला के जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। यही एक 10% का नियम है जो कि लिंडेमान साहब ने बनाया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सदैव रहता है। ठीक, होता रहता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई जीव पोषण श्रृंखला में उत्पादक स्तर से जितना करीब होगा उससे उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय होता है, एक दिशा में हो ही रहा है। ठीक है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो अगर आप थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट रूल पढ़ेंगे उसमें ये कहा गया है कि जो एनर्जी है कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो क्या करती है, फॉर्म को चेंज करती है। यहाँ पे कह रहा है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की होती है और ना ही नष्ट होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन कुछ प्रमुख परितंत्रों की घटती उत्पादकता के अनुसार क्रम अगर देखा जाए, यहाँ पे ये प्रश्न कितनी बार पूछा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए अगर बात करें कुछ प्रमुख परितंत्र की घटती उत्पादकता के हिसाब से, तो मैंग्रोव की उत्पादकता सबसे अधिक घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। IAS प्री 2013 में, यूपी PCS RO 2021 में पूछा हुआ है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की बात करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, एक सेकेंड, प्राथमिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी प्राथमिक उत्पादकता है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है इसका, एक सेकेंड ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये देखें, प्राथमिक उत्पादकता जो होती है यहाँ पे देखा जाए, पौधे द्वारा इकाई समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जो जैव पदार्थ की मात्रा वही कहलाती है। ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक पदार्थ की कुल उत्पादकता है या फिर सौर ऊर्जा संग्रहण की दर है उसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए उत्पादक के उपयोग के पश्चात शेष बची जो जैव मात्रा है या फिर ऊर्जा को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उत्पादक है ना उसके उपयोग के पश्चात जो शेष ऊर्जा बच जाती है या फिर जो शेष जैव मात्रा या ऊर्जा बच जाती है उसी को NPP कहते हैं या फिर नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। इसके बाद कह रहा है सकल प्राथमिक उत्पादकता को जैव भार या फिर कैलोरी प्रति जो वर्ग है, मतलब प्रति वर्ग मीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, और आपका यहाँ पे देखा जाए जैव आवर्धन जिसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये दो तत्व आपके मतलब दो चीजें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, देखिए जब किसी प्रदूषक का जो सांद्रण है खाद्य श्रृंखला में प्रथम जीव में बढ़ता है तो इसे जैव संचयन कहते हैं। यहाँ पे सिंपल हम लोग समझते हैं बेसिकली होता क्या। देखिए मान लीजिए ये खेत था या फिर एक तालाब है, यहाँ पे एक तालाब है, ये इस तरीके से तालाब है। बेसिकली मान लीजिए इसमें जो आपके अजैव निम्नीकरण जो प्रदूषक है वो आ गए, जैसे मान लीजिए DDT आ गया इसमें, इस तरीके से इसमें क्या आ गया, DDT आ गया, बहुत सारे आ गए खेतों में हम लोग ने खाद वगैरह की जो कीटनाशक को डाला तो बह के आ गया किसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, DDT आ गया। अब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जब ये आ गया तो इसमें तो थी मछलियाँ छोटी छोटी, तो एक छोटी मछली ने खाया, एक छोटी मछली इस तरीके से खाई तो ये इसके अंदर गया। अब इस छोटी मछली को मान लीजिए एक बड़ी मछली थोड़ी सी इससे आई, इसने 2-3 तो खा लिया, इसमें मान लीजिए 2 था तो इसमें 3 तो खाया तो 6 चला गया। इसके बाद एकदम बड़ी मछली आ गई तो इसको इसने 2 खा लिया तो यहाँ पे 12 चली गई। एक मनुष्य आया तो कम से कम 2 तो खाएगा ही, तो वो भी खाया तो 2 मनुष्य, यहाँ पे देखे मनुष्य खा लिया, ये मनुष्य आ गया तो ये 2 खाया तो यहाँ पे 24 चली गई। एक मात्रा बता रहा हूँ, यहाँ पे 24 मात्रा चली गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक खाद्य श्रृंखला है। क्या है, खाद्य श्रृंखला है। कहने का मतलब ये होता है जब खाद्य श्रृंखला में जो आपका अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है, मतलब प्रदूषक पॉल्यूटेंट है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते, जैसे कि कीटनाशक, तो जब ये खाद्य श्रृंखला में यहाँ पे जाते हैं, मतलब ये खाद्य श्रृंखला जब स्टार्ट होती है, जब जाते हैं, जब ये आगे नहीं बढ़ते, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं, जब पहले में ही संचयन होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं पहले में, तो इसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन। जब ये बढ़ेंगे नहीं तो संचयन होगा ना पहले में, तो वो कहलाएगा बायो एक्यूमुलेशन या संचयन। जब इस तरीके से खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने लगते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन कहने का मतलब जैव आवर्धन। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो जैव संचयन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, किस में होगा, तो जो प्राथमिक आपका यहाँ पे है, प्राथमिक जो आपका यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में वो होगा, और सबसे ज्यादा किसमें आपका एक तरीके से ये देखिए सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे जो ट्रॉपिकल लेवल 1 है इसमें होगा। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ से खाद्य
श्रृंखला स्टार्ट हो उसमें सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा मनुष्य में होगा, जो सबसे लास्ट में होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत ये करवाता है यहाँ पे, कई बार पूछते हैं ये प्रश्न तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से आप लोग इस तरीके से समझ आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में, जो प्रथम जीव है जहां से स्टार्ट हो रही है, उसमें बढ़ता जाता है तो इसे जैव संचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जैव संचयन की जो आपका एक तरीके से पार्ट्स प्रति मिलियन, वो पीपीएम जो मैं दिखा रहा था 12 पीपीएम, इस तरीके से वो पीपीएम होता है, ठीक है, मापा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है, जब जैव अनियमिकरण, वही एक तरीके से ऐसे प्रदूषक जिनका विघटन नहीं होता है, वो जैव अनियमिकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जब ये विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीव में स्थापित हो जाते हैं तो इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जब ये आगे बढ़ने लगते हैं तो सबसे लास्ट में जो होगा उसमें सबसे ज्यादा जैव आवर्धन पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी हो गया, इसका समावेश होने के बाद उच्च पोषण स्तर पर उसका अधिकतम सांद्रण यहाँ पे होता है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। पक्षियों में डीडीटी, जिसको डाइक्लोरो यहाँ पे डाइफिनल आपका ट्राइक्लोरो इथिन कहते हैं, कि उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण अंड जो कवच है वो पतला हो जाता है और समय से पहले ही फट जाता है। कहने मतलब जैसे ही जो पक्षी अंडा देगी ना तो वो समय से पहले ही फट जाता है, बस ये याद रखिए। यदि जल में डीडीटी की सांद्रता 0.003 मतलब पार्ट पर बिलियन से प्रारंभ होती है तो अंत में जैव आवर्धन के द्वारा ये मत्स्य जो पक्षी से बढ़कर 25 पीपीएम तक ये आपका पहुंच जाती है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जैव आवर्धन की घटना हो रही है। आप पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो आइए देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक तरीके से यहाँ पे साम्य, यहाँ पे साम्य व अवस्थित या फिर होमोस्टेसिस मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। मतलब पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिरता क्या कहलाती है? तो यही आपका कहलाती है। दरअसल एक आपके यहाँ पे देखा जाए तो R.H. मैकआर्थर मानते हैं कि खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की वृद्धि के साथ साथ जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता है ना वो बढ़ती जाती है। C.S. एल्टन कहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा C.S. एल्टन क्या कहते हैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए तो कह रहा है कि जो आपका C.L. एल्टन थे उनके अनुसार आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता वृद्धि होती है। और E.P. जो ऑडम थे इन्हें कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की जितनी अधिक विविधता होगी ना उसकी स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पारिस्थितिकीय पिरामिड की बात करते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकीय पिरामिड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय पिरामिड की अवधारणा जो थी चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 की बात है, इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। कैसे याद रखे सर, ये भी कंफ्यूजन की बात है। आइए यही सब चीजें मैं जो याद करवाने वाली चीजें होती है उनको थोड़ा सा अपने माध्यम से जैसे याद किया हूँ याद करता। देखिए पिरामिड कैसे होता है, इस तरीके से होता है। एक सेकंड बन जाओ यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मान लीजिए पिरामिड है, तो इसमें क्या होगी? एल्टीट्यूड होगी। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, एल्टीट्यूड से एल्टोनियन, एल्टीट्यूड से एल्टोनियन, इस तरीके से याद हो गया, नहीं भूलेंगे, ठीक है, नहीं भूलेंगे आप। अब यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पिरामिड के आधार पर प्रतिनिधित्व उत्पादक या फिर पहला पोषण असर करता है, जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीय पोषण असर करते हैं, मतलब जो सबसे टॉप के होते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए जो आपका पिरामिड बनता है इको सिस्टम का, वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका संख्या का होता है, एक आपका जीवभार का होता है, एक आपका ऊर्जा का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्या का पिरामिड। देखिए संख्या का पिरामिड अगर देखा जाए तो ये उल्टा और सीधा दोनों बनता है। संख्या पिरामिड के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादकता और विभिन्न जो श्रेणी के उपभोक्ता है उनकी संख्या के बीच का जो संबंध उसको प्रदर्शित करता है। संख्या पिरामिड सीधा मतलब एक तरह से सीधा और उल्टा दोनों बनता है, याद रखिएगा। संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है, याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ घास स्थलीय तालाब में पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि देखिए घास, इतनी सारी घासें हैं यहाँ पे, ये देखिए एक घास थोड़ी ना है, ये घास है, ये बहुत सारी घास है। इसको खाने वाला जो यहाँ पे देखा जाए क्या है? टिड्डा। टिड्डा कितने होंगे? बहुत कम होंगे, ठीक है। उससे कम आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा? तो सांपों की संख्या होगी कम, ठीक है। या फिर मेढक की संख्या कम होगी, मेढक की संख्या कम होगी, ठीक है, मेढक की संख्या कम होगी। मेढक को खाने वाले सांप की संख्या कम होगी, ऊपर अगर देखा जाए बाज की संख्या और कम होगी। तो बेसिकली अगर संख्या का पिरामिड देखा जाए हम लोग तो ये कैसा बनता है? सीधा बनता है, किसके लिए? तो घास स्थल के लिए, ठीक है, घास स्थल के लिए ये सीधा बनेगा। स्थलीय और तालाब के लिए भी, तालाब में अगर जाएंगे तो तालाब में छोटे छोटे जो जैसे कि मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हो गए, कितने सारे होंगे ना, घास तो भी हैं तो बहुत सारे होंगे, उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो इस तरीके से ये पिरामिड कैसा बना? तो सीधा बना, क्योंकि ये आपका जो बॉटम है उस पर चौड़ा है, बॉटम पे चौड़ा है।
फिर ये क्या हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे बॉटम पे बहुत सारा चौड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी घासें हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए इसके नीचे थोड़ा सा आपका देखा जाए तो कम आ रहा है, कम इसलिए आ रहा है क्योंकि टीडा खाने वाला या फिर मेढक खाने वाले कम होगा, इस तरीके से सांप उसको खाने वाला और कम होगा। तो इस तरीके से पिरामिड कैसा बना, तो सीधा बना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो संख्या का पिरामिड बनता है संख्या के हिसाब से किसका किसका सीधा बनता है भैया, यहाँ पे सीधा बनता है आपका देखा जाए तो घास का, स्थलीय का, तालाब का, ठीक है, ये याद रखिएगा, पिरामिड सीधा बनेगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे उल्टा भी बनेगा, तो पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा। अब एक बड़ा सा पेड़ लीजिए, यहाँ पे एक ये बड़ा सा पेड़ है, बहुत बड़ा सा इस तरीके से पेड़ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें बहुत सारी पक्षियां रहेंगी, बहुत सारी पक्षी रहेंगी, बहुत सारी चिड़िया रहेंगी, इन चिड़ियों के ऊपर बहुत सारे कीट रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए पेड़ की संख्या एक थी, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले जो पक्षी थे उनकी संख्या ज्यादा थी और उन पे रहने वाले कीट की संख्या और ज्यादा थी। इस तरीके से पिरामिड कैसा बना, तो उल्टा बना। तो इस तरीके से अगर समझा जाए तो पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। सीधे संख्या पिरामिड के अंतर्गत प्रत्येक पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में क्या आती है, तो कमी आती है, अभी हम लोग देखा कमी आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। उल्टे संख्या पिरामिड के अंतर्गत प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या के वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब यहाँ पे बॉटम में क्या था, जब सीधा पिरामिड बनेगा तो बॉटम में चौड़ा होगा, लेकिन जब उल्टा बनेगा तो ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, तो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, जीव भार का भी पिरामिड हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग जैव भार का पिरामिड थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं जैव भार होता क्या है। जैव भार आपका क्या होता है ये समझना जरूरी है, तभी समझेंगे ना। देखिए जैव भार का होता है, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, इसका वजन कितना है, 100 kg है। अब इसके 100 kg में जितना पानी होगा शरीर में वो एक तरीके से निकाल दिया जाए, जो शेष भार बचता है ना वही जैव भार होता है। तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में 70% तो पानी ही होता है, तो लगभग आपका 30 ग्राम जो बनेगा, 30 किलो जो बचेगा वही आपका जैव भार होगा। मतलब शुष्क भार होता है, जो ड्राई वेट होता है ना, ड्राई वेट जो होता है वही आपका एक तरीके से क्या होता है, तो आपका एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो शुष्क भार होता है, मतलब एक तरह से जैव भार होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो ड्राई वेट होता है वही आपका यहाँ पे देखा जाए जीव भार होता है, मतलब एक तरीके से जब हार जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए इतनी चीजें, इतना जानना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी था। तो फिलहाल यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है कि जिस पिरामिड का प्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित सभी जीवों के सकल भार को, वही जो आपका एक तरह से ड्राई वेट है, प्रदर्शन एवं अध्ययन में किया जाता है, जीव भार का पिरामिड कहलाता है या फिर बायो मास का पिरामिड कहलाता है। जब भार का पिरामिड एक तरीके से देखा जाए तो उल्टा और सीधा दोनों बनता है, ये भी सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सीधा किसका बनेगा, समुद्र में जब भार के पिरामिड प्राय उल्टे बनते हैं, क्योंकि मछलियों में जब मात्रा जो पाद उत्प्लवक है उनकी जब मात्रा से बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए थोड़ा सा जो आपका पारिस्थितिकी मतलब एक तरीके से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक तरीके से जब भार है वो उल्टा कैसे बनता है। देखिए अगर देखेंगे समुद्र में जाएंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे प्लेक्टॉन्स होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे प्लेक्टॉन्स होंगे, और उनको खाने वाले एक तरीके से देखा जाए तो छोटी छोटी बहुत मछलियाँ होंगी, बहुत सारी मछलियाँ छोटी छोटी खाने वाली की। अब इनका अगर ड्राई वेट निकालेंगे तो आप छोटे छोटे जो आपके पेड़ पौधे उनको ड्राई वेट निकालेंगे तो बहुत कम होगा ना। तो मान लीजिए इनका ड्राई वेट निकला कितना, तो 10 kg निकला, ठीक है। अब ये बड़ी मछलियाँ है थोड़ी, इनसे छोटी जो छोटी छोटी मछली, इनका ड्राई वेट निकालेंगे तो इनका जो ड्राई वेट होगा वो मान लीजिए 20 kg हो गया। अब कुछ बड़ी मछलियाँ इनको खाएंगे, कुछ बड़ी मछलियाँ खाएंगे तो इनका ड्राई वेट आपका देखा जाए तो 30 kg हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे आके मान लीजिए ब्लू व्हेल है जो वो खा रही है, तो ब्लू व्हेल का देखिए जो आपका या फिर जो शार्क वगैरह है वो उनका ड्राई वेट कितना ज़्यादा होगा ना, उनका भार तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका लगभग 100 kg हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे पॉइंट पे एक तरीके से क्या है तो कम है, मतलब बॉटम पे कम है, फिर इस तरीके से बढ़ता जाए। तो ये पिरामिड कैसा बना, तो ये पिरामिड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा बना। तो इसलिए जो आपका जब भार का पिरामिड होता है किसका, जो आपका यहाँ पे देखा जाए समुद्र का, वो उल्टा बनता है। बस यही आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक। चलिए तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जब भार का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है, लेकिन समुद्र के जब भार का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपका यहाँ पे एक तरीके से उल्टा बनता है, ठीक है। और वहीं पे तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जो भार पिरामिड उल्टा बनता है ये भी याद रखिएगा, ठीक। और सीधा किसका बनता है, तो इसी तरीके से इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे भी बहुत सारे पेड़ पौधे उन पर खाने वाले इस तरह के जो जीव हैं, स्थल का जो पिरामिड बनेगा, जब भार का पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। बस इतना सा समझिएगा, ठीक। चलिए अब ऊर्जा का पिरामिड, तो ये बस याद रखिए सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि ऊर्जा आपको पता है कि जैसे जैसे आगे जाती है उसकी हानि होने लगती है, तो बॉटम में ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा जो बॉटम है अर्थात नीचे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, मतलब 100 kg 100 मान लो ऊर्जा कैलोरी, यहाँ पे इसके बाद जाएगी 10% जाएगी, तो इसमें आपका कम ऊर्जा होगी, फिर इसमें और कम ऊर्जा होगी। तो इस तरीके से ये पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक। बस इतना से याद रखिएगा। और ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो ऊर्जा होती है ना,
जो ऊर्जा होती है उसके जो परिमाण है उसका बोध कराती है। अब प्रत्येक पोषण स्तर में जंतु केवल 10% ऊर्जा का अगले पोषण स्तर में प्रदान करता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, तो सदैव सीधा बनेगा। ठीक, चलिए अब जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। इसको बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। देखिए अगर इनकी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करें तो जीवमंडल है उसमें जीवधारियों व पर्यावरण के बीच जो आपको एक तरीके से देखा जाए रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव होता है, उसको जैव रसायन चक्र कहते हैं। कहने का मतलब जो जैव मंडल है उसमें जो जीवधारी है और पर्यावरण के बीच जो एक तरीके से रसायन का चक्र हो रहा है ना, जो रासायनिक तत्व उनका जो चक्रण हो रहा है उसको जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ठीक है, जैव भू रसायन चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक आपका गैसीय होता है, एक आपका यहाँ पे देखा जाए अवसादी या फिर तलछटी होता है। गैसीय चक्र में देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र आता है, कार्बन चक्र आता है, ठीक है, हाइड्रोजन चक्र भी इसी में आता है। और शादी में आपका देखा जाए तो फास्फोरस चक्र आता है, सल्फर आता है, कैल्शियम आता है, पोटेशियम चक्र आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि जीव से जैवमंडल तक जैविक जो संगठन है उसका सही अपक्रम कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, पहले जीव आएगा, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है, फिर आपका भूदृश्य। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा। ठीक, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम बेनेट ने किया था, कई बार ये भी पूछा तो याद रखिएगा। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी जिसको कहते हैं उसका प्रयोग सर्वप्रथम अनिस नेस ने किया था। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और कैसे याद करें डीप इकोलॉजी तो डीप इकोलॉजी की अगर मैं बताऊं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे डीप इकोलॉजी तो डीप मतलब अर्नीस नेस, तो कैसे याद रखें, थोड़ा सा इसका कुछ बन रहा है तो गहन है और नीस है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पारिस्थितिक तंत्रों में जो प्रजाति विविधता है उस एक तरीके से काफी अधिक होती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, वर्षा भी अधिक होती है, तो obvious सी बात है कि जैव विविधता अधिक होगी। विश्व में सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता दलदली क्षेत्र की है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दलदली क्षेत्र, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा फिर नदियाँ के मुहाने वाले जो भाग है वहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए कि स्थिर जल के आसपास जो लैंटिक आवास है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे तालाब, झील आदि। लैंटिक मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ, जो बहता ना हो, तो वो आपके लैंटिक आवास होते हैं। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे तालाब, झील, ये सब हो गया। जो बहता जल होता है वो लोटी कहलाता है। कोई चीज देखिए लोटता है ना, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना लोटा था, तो जब लौटता है तो लोटेगा तो स्थान चेंज करेगा, यहाँ से लौटते लौटते यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से लौटते लौटते जाएगा ना, तो लौट रहा है तो वो अब स्थान चेंज कर रहा है, एक तरीके से वो बह रहा है, वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि जब ऐसे यहाँ पे देखिए स्थिर जल क्या हो गया, हम बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं, जैसे नदी हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। जब ये पीछे से पूछा हुआ है, पीछे से पूछा समय पूछा हुआ है। ठीक है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थितिक दशा को कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, समपारिस्थितिकी जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। अब पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। पारिस्थितिकीय जो घटक है उनकी वह आवश्यक मात्रा, मतलब एक न्यूनतम आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे हम पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इसकी यूनिट पूछता है, तो इसकी यूनिट क्या है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे भूमंडलीय हेक्टेयर, ये कई बार पूछा है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला कार्य पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। किसी समुदाय का भौतिक वातावरण में समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। कहने को तो मान लीजिए क्या था, अभी आप लोग देखें गर्मियों में खेत पूरे खाली थे कि नहीं, तो हम लोगों ने उसमें लगाया धान, इस तरीके से धान लगा दिया, तो पूरा खेत खाली था, तो छोटा छोटा धान लगाया इस तरीके से। अब जब धान लगा तो बहुत सारे जीव यहाँ पे आने लगे, ठीक है, पानी था, बहुत सारी जैव विविधता यहाँ पे पाए जाने लगी, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। मतलब कहने का मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे आए, फिर बड़े बड़े उसका विकास हुआ, फिर बहुत सारे एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गया वहाँ पे, तो यही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। कहने का मतलब समय के अनुसार ये रूपांतरण होता रहता है। फिर से जब 4 महीना बीत जाएगा, जब धान उकाड़ देंगे तो फिर से वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर गेहूं को आ जाएगा तो गेहूं में उस तरीके की क्रिया होगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए किसी समुदाय का भौतिक वातावरण के समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा देखा जाए क्या कह रहा है, इस प्रक्रम के द्वारा समय के साथ किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, बस यही होता है। अनुक्रमण के प्रकार देखा जाए तो प्राथमिक अनुक्रमण, फिर आपका द्वितीयक अनुक्रमण होता है। ठीक, अब प्राथमिक अनुक्रमण की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए खेत, यहाँ पे एक खाली क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कोई खाली क्षेत्र है, मान लीजिए वहाँ पे चट्टान, रेत या टीला आदि है वहाँ पे, ठीक है, तो ये तो रहेंगे। ठीक है, जहाँ पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है वहाँ घटित होता है ये प्राथमिक अनुक्रमण, वहीं पे घटित होता है। इसमें द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। क्यों अधिक समय लगेगा भैया, आप ही बताइए, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगने में भी तो बहुत समय लगेगा ना, उस पर आपकी अलगी आएंगी, फिर धीरे धीरे उनका रूपांतरण होगा तो पौधे बनेंगे। तो इस तरीके से जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, किसके तुलना में, तो द्वितीयक अनुक्रमण के समय में। अब द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, यहाँ वह घटित होता है जहाँ पहले कभी वनस्पति या जीव समुदाय थे, परंतु किसी कारण से पूर्णतः आंशिक रूप से क्या हो गया, नष्ट हो चुके हैं।
तो इस तरीके से देखा जाए ये प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा थोड़ा सा तेज गति से घटित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अनुक्रमण की जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे ये प्रश्न अभी हाल ही में 2024 पीसीएस में पूछा था ना, इस तरीके देखिए 16 में यहाँ पे लिखा नहीं है, 2024 पीसीएस में पूछा था ये। तो सबसे पहले नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर स्थापन, फिर आपका प्रतिक्रिया, फिर स्त्रीकरण होता है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर आपका एसेसिस, फिर कंपटीशन, फिर आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है। इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले जो नग्नीकरण होता है, इसमें यहाँ पे नग्न चट्टानें रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। फिर क्या होता है, कुछ प्रजातियां यहाँ पे आगमन करती हैं, आती हैं। फिर वो प्रजाति जब यहाँ पे आ जाती है तो अपना नवीन स्थान अंकुरण करती है। जैसे छोटे छोटे मान लीजिए एल्गी वगैरह आ गई, मॉस वगैरह आ गए हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे हरियाली आने लगती है, तो पौधे आने लगेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, अर्थात विकसित जब प्रजातियां हो जाती है तो उनके मध्य स्पर्धा में कंपटीशन होने लगती है, अर्थात जैविक व अजैविक घटकों के मध्य प्रतिक्रिया भी यहाँ पे होती है, और फिर स्टेबल हो जाता है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है, तो वन उन्मूलन, अर्थात जो वन होता है उसको काटा जाता है, तो उसी को वन उन्मूलन कहते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारणों में से एक है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। वनोरोपण, जल प्रबंधन तथा वन्य जीव सुरक्षा पारिस्थितिक संतुलन को, या जो प्राकृतिक संतुलन है उस पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ठीक है, जल का प्रबंधन करेंगे तो भी होगा, जो वन्य जीव सुरक्षा करेंगे तो उससे भी होगा। तो इस तरीके से सब सकारात्मक प्रभाव डालते हैं किस पे, तो आपका एक तरीके से पारिस्थितिक संतुलन बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पे वन उन्मूलन के प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले तो कारण यहाँ पे देखा जाए औद्योगिक कारण है। ठीक है, औद्योगिक उपयोग के लिए, फिर कागज की मांग है, फिर वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन है, झूमिंग कृषि है, वनों में आग लगना, फिर घरों वो कारखानों का निर्माण कराना, ये सब एक तरीके से इसी कारण जो वन है उनकी कटाई हो रही है। ठीक है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। कई बार पहले पूछा था, अब तो नहीं पूछता उतना। ठीक है, इकोटोन क्या होता है, इकोटोन बेसिकली ये होता है कि वह क्षेत्र होता है जहाँ पे दो समुदाय मिलते हैं, मतलब दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं, तो उसको इकोटोन कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा समझिएगा, इकोटोन मान लीजिए एक पारिस्थितिक तंत्र ए हो गया। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र आपका कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक, और दूसरा आपका यहाँ पे बी हो गया। ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये आपका इकोटोन कहलाएगा, ये इकोटोन कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्स 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 प्रकार की क्या थी, प्रजातियां पाई जाती थी, यहाँ पे वाई वाई प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी, तो यहाँ पे एक्स एक्स तो पाई जाएंगी, एक्स वाई भी पाई जाएगी, तो यहाँ पे जैव विविधता थोड़ा अधिक हो जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अभी आगे बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, इतना बस आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है हरित जो प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो दरअसल क्या होता है कि जो वायु है ना, वायु का एक आवरण जिसे वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी का ताप स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। एक तरह से वही जो हरित गृह है, अभी ये जो ठंडे प्रदेश है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से चीजें होती रहती हैं। जिस प्रकार हरित गृह जैसे कांच के एक आवरण होता है, कांच सूर्य की गर्मी को अंदर बनाए रखता है, उसी प्रकार वायुमंडल सूर्य की उष्मा को पृथ्वी के निकट अवशोषित कर लेता है तथा इससे गर्म बनाए रखता है। इस घटना को ही हरित प्रभाव कहते हैं। मतलब ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, इस तरीके से कांच के घर बनाए जाते हैं, इसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है यहाँ पे एक तरीके से ये आता है, इसके अंदर जो चला जाता है, ये बाहर नहीं जा पाता, जिससे यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है, और आपका जो एक तरीके से पौधे हैं उनको ये पर्याप्त तापमान हो जाता है, जिससे वो विकसित हो पाते हैं। ठीक है, या फिर ग्रोथ कर पाते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये पृथ्वी है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता है। सूर्य का प्रकाश जब आता है तो जब ये पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर जाता है तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ रुक जाता है, जिससे पृथ्वी का भी एक टेम्परेचर यहाँ पे बना रहता है। यही आपका एक तरह से हरित गृह प्रभाव होता है। ठीक है, बस इतना समझिएगा। आपको बता दूं भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, जब आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो भूमंडलीय ताप है वो वृद्धि कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जलवाष्प द्वारा उष्मा का कुछ भाग ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। यही वायुमंडलीय ताप वृद्धि का कारण बनता है। कहने का मतलब जो आपका वायुमंडल में गैसें अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन है, ये क्या करती है, तो यहाँ पे ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या करती है, जो पार्थिव विकिरण उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से अधिक हो जाती है तो एक तरीके से जो प्राकृतिक हरितगृह प्रभाव है वो संतुलन उसका बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लिमिट तक मात्रा बड़ी अच्छी है, जैसे उसकी मात्रा अधिक होने लगती है ना, तो वो क्या हो जाती है, तो नुकसानदायक हो जाती है। कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग करने लगती है। ठीक है, अब हरित गृह प्रभाव या फिर वैश्विक तापमान में योगदान किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60%, फिर मीथेन का आपका देखा जाए तो 20% का, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है 6%, फ्लोरीनेटेड जो गैस होती है सीएफसी जिसको कहते हैं 14%। ठीक है, वर्ष 1824 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस का जो ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट है उसको प्रस्तुत किया था। तो 1824 में किसने, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अब ग्रीन हाउस गैसें उनके स्रोत का कारण क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है जीवाश्म ईंधन जलेगा तो उससे निकलती है, वनों की कटाई आदि से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका स्रोत है या फिर कारण है। सीएफसी की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो जैसे कि प्रशीतक हो गए,
या विलायक उष्मारोधी हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जैसे कि आपका एसी वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो गया, ठीक है। मीथेन की बात करें तो उर्वरक जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, लकड़ी और जो फसल है, या फिर कह सकते हैं कि आर्द्र भूमि हो गई, धान के खेत हो गए, दीमक हो गए, ठीक है, तो यहाँ से मीथेन निकलती है। एक आई स्कोर होता है। आई स्कोर बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे जो आई स्कोर होता है, इसको यहाँ पे ई बना दीजिएगा, ठीक है। आई स्कोर से जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक होता है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे मिलुटिन आपका मिलानोकोविच ने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखा जाए जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन व प्रोटोकॉल, जैसे कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहलाता है 1972 वाला, ये हुआ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आए थे कि इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूएनईपी कहते हैं उसका गठन हुआ था। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे, तो नैरोबी केन्या में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद देखा जाए, और यहीं से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे देखें हम लोग यहाँ पे, तो आपका ब्रिटेन आयोग जिसको पर्यावरण एवं विकास की विश्व आयोग जो है उसकी स्थापना 1983 में होती है। दरअसल क्या होता है, 1987 में एक रिपोर्ट जारी करता है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी करता है। उसी में जो सतत विकास है ना, उस शब्द को लोकप्रियता मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपका यहाँ पे देखा जाए जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं 1992 का जो है। दरअसल में क्या हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो यूएनएफसीसी है ना, और आपका यहाँ पे देखा जाए जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी जो है, और मरुस्थलीकरण से निपटान के लिए आपका यूएनसीसीडी का जन्म होता है। मतलब 3 चीज बनती है, यूएनएफसीसी बनता है, सीबीडी बनता है, यूएनसीसीडी बनता है, ठीक है। और साथ साथ में रियो घोषणा एजेंडा 21 जो है यहाँ पे आपका जारी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें, जैसे यूएनएफसीसी की बैठक हर साल होती है, और यहाँ पे सीबीडी की भी बैठक शायद हर साल होती है, लेकिन इसकी 2 साल के अंतराल पे होती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, वियना सम्मेलन जो कि 1985 में आता है। आपको पता है वियना सम्मेलन 1985 में किसके लिए था, तो ओजोन परत के संरक्षण की लिए था वियना सम्मेलन, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा जो कि 1987 में होता है, ओजोन परत संरक्षण के लिए था। और इसी से 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ठीक है। और 1989 में ये एक तरीके से जारी कर दिया गया था। अब यहाँ पे आगे देखा जाए जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र अभी समय कन्वेंशन हुआ था जिसको यूएनएफसीसी कहते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 था ना, वहीं पे ये आया था, ठीक है। और 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी है यूएनएफसीसी, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं उन पर बाध्यकारी सीमाएं निर्धारित करना, साथ साथ में कॉप जो आपकी बैठक होती है, ठीक है, यूएनएफसीसी का सर्वोच्च शासी निकाय है, ठीक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल देखा जाए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये 1997 में आया था और 2005 में ये लागू होता है। बस इतना से याद रखिएगा, ठीक है। किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से। जब विविधता पर कन्वेंशन हुआ था जिसको सीबीडी कहते हैं, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 से यह हस्ताक्षरित हुआ था, 1993 में ये प्रभावी हुआ। इसका लक्ष्य ये है कि जब विविधता का संरक्षण करना, इसके जो घटक है उसका सतत उपयोग, अनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न जो आपके होने वाले लाभ है, या फिर उचित न्यायसंगत बंटवारा यहाँ पे किया जाए, ठीक है। ये सीबीडी का एक तरह से उद्देश्य था, ठीक है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल जिसको जैव विविधता के लिए आया था, ये जैव विविधता के लिए आया था ना, ये कार्टोजेना प्रोटोकॉल। दरअसल ये 29 जनवरी 2000 को आता है, 2000 में आता है कौन सा, कार्टोजेना प्रोटोकॉल, और 2003 में ये लागू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और किससे संबंधित था, जैव विविधता से। नगोया प्रोटोकॉल ये अनुवांशिक जो संसाधन होते हैं ना उनसे संबंधित था, ये आया था 2010 में, और आपका 2014 में लागू होता है। मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जिसको हम यूएनसीसीडी कहते हैं, ये दिसंबर 1996 में लागू होता है। आया तो 92 में ना, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। देखिए अगर सतत विकास की बात करें, एक ऐसा विकास जो कि भविष्य की पीढ़ियों को, यहाँ पे देखिए ऐसा विकास होता है जो कि भविष्य की पीढ़ियों को जो अपनी जरूरत है उसको पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा करता है, यही आपका सतत विकास कहलाता है, ठीक है। परिभाषा कई बार पूछता है, पीछे इसी बार 24 या 23 में देखेंगे 3-4 प्रश्न इससे संबंधित था। सतत विकास लक्ष्य देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक हुई थी ना, उसमें सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए 17 विकास लक्ष्य अपनाया गया था, 17 गोल, ठीक है। इन्हें अचीव करना 2030 तक, कब तक, 2030 तक इन्हें अचीव करना है, ठीक है। इसमें इस प्रकार थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि जो लक्ष्य है एसडीजी गोल फर्स्ट है उसमें गरीबी है, दूसरे में शून्य भूखमरी है, मतलब भूख है, मतलब कुल मिला के ये, तीसरे में क्या अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली है, चौथे में गुणवत्तापूर्ण आपका शिक्षा, ये आउट वाला प्रश्न है, ये मतलब यहाँ से प्रश्न आना है, ठीक है। लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता है, 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता है, 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, 8 में क्या है तो अच्छा काम और आर्थिक विकास है, 9 में क्या है तो उद्योग है, नवाचार है, बुनियादी ढांचा है, 10 में क्या असमानताओं का जो असमानता है उनको कम करना है, 11 में टिकाऊ शहर का समुदाय बनाना है, 12 में क्या उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन है, 13 में जलवायु कार्रवाई है, 14 में जल के नीचे जीवन है, 15 में जल के ऊपर जीवन अर्थात भूमि पर जीवन है, 16 में क्या है तो शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं हैं, 17 में क्या है लक्ष्यों के लिए साझेदारी है। तो इस तरीके से 17 गोल है जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है, ये सतत विकास के लक्ष्य है, ठीक है।
कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही लागू की गई थी, ये याद रखिए, पीसीएस में पूछा हुआ है। और अगर बात करें जो हरित गृह प्रभाव है उसके अभाव से, अगर मान लीजिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ना रहे, तो इस तरीके से जो औसत तापमान है वो कितना हो जाएगा, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। 1900 ईस्वी के बाद, अर्थात 1900 ईस्वी के बाद से पृथ्वी के जो औसत तापमान है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आपकी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए वर्तमान समय में हरित गृह प्रभाव गैसों का सर्वाधिक जो उत्सर्जन करता देश है वो चीन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयास देखा जाए तो 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में जो था हुआ था, शॉर्टकट में थोड़ा दिया गया। 1979 में आपका प्रथम वैश्विक जलवायु बैठक हुई थी। 1988 में क्या होता है, तो जो आईपीसीसी है ना, जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसका गठन होता है। 1990 में प्रथम आईपीसीसी की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 1992 में क्या होता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है। 1995 में जो बर्लिन में प्रथम कॉप जो थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उसकी बैठक होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखा जाए जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को जारी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर केंद्रित है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से मिशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, फिर राष्ट्रीय आपका यहाँ पे देखा जाए तो संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली परीक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ओजोन जो अवक्षय होता है, मतलब ओजोन डिप्रेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, खराब ओजोन क्षोमंडल ट्रोपोस्फीयर में बनता है, जिससे पौधे और प्राणियों में नुकसान होता है। मतलब ओजोन भी दो प्रकार की होती है, जो समताप मंडल पाई जाएगी वो गुड ओजोन होती है, जो क्षोमंडल पाई जाती है तो बैड ओजोन हो जाती है। इस तरीके से देख सकते हैं, जो खराब ओजोन होती है ये क्षोमंडल में पाई जाती है, जिससे पौधे और प्राणियों पर नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद अगर अच्छा ओजोन जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, ये सूर्य से निकलने वाली जो यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद ओजोन परत की मोटाई बेसिकली किसमें नापा जाता है, डाप्सन में। डाप्सन यूनिट होती है कुल मिला के, ठीक। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र प्रतिवर्ष अगस्त के उत्तरार्ध और अक्टूबर के प्रारंभ में बनता है। अब ओजोन के बारे में देखा जाए तो ओजोन आप O3 से देखा जाता है, इसको निर्माण इसका देखा जाए समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण जो होती है ना, उससे होता है। सर्वाधिक संकेंद्रण इसका 15 से 30 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। लाभ इसका यह है कि जो यूवी रेज होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। ओजोन छिद्र की प्रथम जानकारी 1985 में मिली थी। ओजोन परत जो एक तरह से रिप्लेशन होता है, अवक्षय होता है, उसके लिए उत्तरदायी गैसें कौन से, CFC है, हेलोन से नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरीके से ये सब है, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल होता है जो कि 1987 में आता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, 1989 में ये लागू होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर यहाँ पे 87 में होता है और ये लागू होता है 1989 में। और ओजोन परत संरक्षण दिवस इसी कॉन्सेप्ट से आता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैराबैंगनी जो विकिरण का प्रभाव है, DNA को प्रभावित कर सकते हैं ये, ठीक है। त्वचा कैंसर पैदा कर सकते हैं। कॉर्निया पर जो कॉर्निया आँखी, उसमें एक तरह से क्या कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आदमी अंधा या फिर मोतियाबिंद हो सकता है। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर सकते हैं। पौधे के आकार व पोषक तत्वों के वितरण में परिवर्तित हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रदूषण, जिसको पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रदूषण की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो प्रदूषण वायु, भूमि, जल या फिर मृदा के जो भौतिक या फिर रासायनिक या फिर जैविक अभिलक्षण है ना, उनका एक अवांछनीय परिवर्तन है। मतलब कहने का मतलब प्रदूषण आ गया मान लीजिए, तो कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, तो वही एक तरीके से क्या कहलाता है, तो प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसको CPCB कहते हैं, उसके अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार अर्थात PM 2.5 के कणिक जो पदार्थ होते हैं, उनको मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह माना जाता है, ठीक है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक जो प्रदूषण है, उसको एंथ्रोपोजेनिक आपका प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रदूषण जो मनुष्य से पैदा होता हो, मनुष्य बनाता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक आपका कहा जाता है। शोर को वर्ष 1987 में वायु प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि नहीं बनेगा, बताइए। बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका नॉइस होता है वो भी एक तरह से प्रदूषक है, मतलब प्रदूषण है वो। ये 1987 में वायु प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया था। अब यहाँ पे देखा जाए प्रकाश रासायनिक धूम्र, कोहरा का बनना, जिसको स्मॉग कहते हैं। दरअसल ये क्या होता है, जो N2 होता है, O3 होता है तथा जो पर एसिटिल नाइट्रेट होता है, जिसको पैन कहते हैं, कि ये बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से अभिक्रिया करके ये बनता है स्मॉग, ठीक है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला जो उत्तेजक होता है वो आपका यही पैन होता है, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक प्रदूषक, तो ऐसे प्रदूषक जो जैसे ही स्रोत से निकले इम्पैक्ट डालने लगे, जैसे कि वायु प्रदूषक, जो प्रदूषक स्रोत से सीधे ही वायु में मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, ये सब क्या है, तो प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों एवं
साधारणतः वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ओजोन हो गई, स्मॉग हो गया, पैन हो गया, ठीक है। मतलब ये जैसे निकलेंगे तो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, किसी के साथ रिएक्शन करके तो इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। ओजोन हो गई, आपका स्मॉग हो गया, पैन हो गया, ठीक है। जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, तो नाइट्रिक अम्ल आपको पता है कि जब नाइट्रस ऑक्साइड जाते हैं या पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तब नाइट्रिक अम्ल बनता है, एसिडिक रेन हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखा जाए यहाँ पे जो वायु प्रदूषक है उसकी बात करें तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं। दरअसल अगर बात करूँ मैं इसकी, तो ये एक रंगीन तथा अति विषैली गैस है। ये इसका सर्वाधिक उत्पादन जो अधूरे प्रज्वलन के कारण होता है, मतलब कि कोई चीज़ जब अर्ध जलती है, मतलब सही से नहीं जल रही है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सिगरेट हो गया, सिगरेट से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उससे अत्यधिक तेजी से ये मिलकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता होती है ना रक्त की, वो कम हो जाती है, जिससे आदमी की दम घुट के मौत हो जाती है, इसलिए इसको दम घुटकू गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सीसा की लेड की, तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से उत्सर्जन इसका होता है, किसका, सीसा का, लेड का, ठीक है। इसका प्रयोग इंजन में जो नॉकिंग रोकने के लिए किया जाता है। बच्चों के IQ लेवल को ये घटाता है और जो तंत्रिका तंत्र है उस पर हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लाई ऐश की बात करें, जैसे कोयला जलता है तो छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो कोल दहन से उत्पन्न ये प्रदूषक कोयला आधारित ताप विद्युत जो गृह है उनसे उत्पन्न होने वाला ये सूक्ष्म कण होता है। पौधे की पत्तियों पर ये जम जाता है, जिससे कि जो उनका एक तरह से स्टोमेटा होता है वो ढक जाता है, तो वो सही से खाना नहीं बना पाते, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में बाधक कार्य का ये मतलब बाधक हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लाई ऐश का ये कह सकते हैं कि कैसे प्रभाव डालता है वातावरण में, ये देख रहे हैं। इससे जीवों में श्वसन संबंधी रोग पैदा हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, NO2 माफ करिएगा, NO2, ठीक है। तो वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जिसको एसिडिक रेन कहते हैं। आपको पता है HNO3 अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी को प्रभावित करती है। ये गैस सुपर सोनिक जेट विमानों से उत्सर्जित होकर ओजोन परत का क्षरण भी करती है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ तो वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, ये भी एक एसिडिक रेन है, ठीक है। और आपको पता है SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। दरअसल ये जब पत्थर पे गिरती है ना तो पत्थर को तोड़ देती है, तो इसलिए इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो SO2 है इसको लगातार पत्थर पर प्रवाहित किया जाए तो वह छद विचित हो जाता है, मतलब टूट जाता है कुल मिलाकर, इसलिए इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस एक तरीके से देखा जाए तो वायु प्रदूषक का सूचक है, तो इंडिकेटेड स्पीशीज में ये आपका लाइकेन आता है। इसका निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा आपका होता है। ये छोटी वनस्पति का एक समूह है जो कि वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदी है, इसलिए इसको इंडिकेटर स्पीसीज में रखा जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे वायु गुणवत्ता जो सूचकांक होता है, बेसिकली देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसमें 8 मुख्य प्रदूषकों को मतलब जो 8 मुख्य प्रदूषक है उनके आधार पर इसको बनाया जाता है। जैसे PM आपका 10 याद रखिएगा, फिर PM 2.5, फिर आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, फिर आपका ओजोन है, अमोनिया है, लेड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, याद रखिए, यही कंफ्यूजन करवाता है। CO2 इसमें नहीं है, CO2 इसमें नहीं है, किसमें, जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, ठीक है। इसमें जो 8 मुख्य प्रदूषक को डाले गए हैं उसमें CO2 नहीं आता, ठीक है। अम्ल वर्षा की बात करें, एसिड रेन, तो कारखानों व परिवहन से निश्रित जो आपके NO2 मतलब यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। आपके यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, जो आपका जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ कंफ्यूजन कराया था एक बार पीसीएस में ही ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, तो ये हो सकता है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करके जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक आपका HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है बनाती हैं, यहाँ पे वो कार्बोनिक अम्ल बना दे रहा था ना, तो हो सकता है बनता है, ठीक है। जो ओस व वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, यही आपका अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरदायी अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, और आपके यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा, ठीक है ना। चलिए, ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5.6 से अधिक हो, तो अभी से बात हुआ एसिडिक रेन होगी, अम्ल वर्षा होगी। अम्ल वर्षा के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन की झीलें एक तरह से जैविक दृष्टि से मृत हो रही हैं। फलस्वरूप अम्ल वर्षा को लेक किलर के रूप में संबोधित किया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है लेक किलर किसे कहते हैं, तो आपका अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ध्वनि जो आपका प्रदूषण उसकी बात करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या, डेसिबल है, ठीक है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से चलती है तो उससे क्या कहते हैं, उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मैक के बराबर होती है, ठीक है। हरे पौधे में ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किया जाता है। आपको पता है कि एक तरीके से ग्रीन मफलर कंसेप्ट आता है ना, तो जिस तरीके से हम लोग ठंडियों में क्या करते हैं, तो कान पे मफलर इस तरीके से बांध लेते हैं ना, इसी तरीके से जहाँ पे ध्वनि ज़्यादा है तो साइड में जैसे रोड है तो ध्वनि ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, तो ये ग्रीन मफलर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा चीज़ों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए क्या कह रहा है कि हरे पौधे में ध्वनि तरंगों का अवशोषित हो गया, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कारण हरे पौधों को ग्रीन
आपका मफलर के नाम से भी जाना जाता है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। क्या कहा जाता है? तो ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्वनि के स्रोत की बात करें तो सामान्य जो श्वास लेता है हम लोग 10 डेसिबल होती है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। इसके बाद वृक्ष के पत्तों की सड़सड़ाहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट आपका 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त जो यातायात है वो 70 डेसिबल, कारखाना का शोर 80 डेसिबल, 80 डेसिबल के ऊपर का शोर शारीरिक रूप से पीड़ादायक होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जल प्रदूषण की, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, ये पहले याद रखिएगा। जो जल होता है उसमें स्वयं की शुद्धिकरण की क्षमता होती है, परंतु जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में सांद्र इतना अधिक हो जाता है कि वह जल की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता अधिक हो जाता है, तो जल ही क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे घरेलू वहित मल की मात्रा 0.1% अपद्रवों के कारण मानव के उपयोग लायक नहीं रहता है। घरेलू मल में मुख्यतः जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन डिकम्पोजिशन आसानी से होता है। जल में विलीन जैसे लवण जैसे यहाँ पे नाइट्राइट, फॉस्फेट और अन्य जो पोषक है, ठीक है, जो पोषक है तथा विषैले धातु आयनों और कार्बनिक यौगिक का निकालना कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे बीओडी की बात करते हैं, दरअसल इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। इसका अधिक होना जल के, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसका अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, वही बीओडी कहलाती है, ठीक है। गंगा नदी में सर्वाधिक बीओडी की मात्रा कानपुर से लेकर आपका प्रयागराज के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे डीओ क्या होती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन कि वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है वो डीओ कहलाती है, मतलब आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है। यहाँ पे देखा जब डीओ की मात्रा 4.0 mg पर लीटर से कम हो तो जल अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सुपोषण यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब जल में जैविक या फिर अजैविक पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है तो जलीय पौधे व जो शैवाल है अधिक वृद्धि की घटना को सुपोषण कहते हैं। कहने का मतलब जो जल में जैसे कि जैविक और अजैविक जो आपके तत्व हैं उनकी अधिकता हो जाए। कहने का मतलब जो जलीय जीव हैं जैसे कि आपका शैवाल हो गई, कुछ पौधे हो गए, उनका खाना मिलने लगता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं, तो यही आपका सुपोषण करा। सुपोषण मतलब उनका ज़्यादा पोषण हो जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए औद्योगिक अपशिष्ट जैसे नाइट्रेट हो गया, फास्फोरस हो गया, जो पौधे के लिए पोषक का कार्य करते हैं, ठीक है। जब इनकी मात्रा जल में बढ़ जाती है तो एक तरीके से ये पौधे बहुत तेज विकसित होने लगते हैं, तो यही तीव्र जो सुपोषण उसके लिए उत्तरदायी होता है। सुपोषण के कारण भी जैव प्रजातियों की जो विविधता है उसका ह्रास होता है। कैसे, अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। सुपोषण के कारण जल में घुलित ऑक्सीजन उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए कैसे होती है, कहने का मतलब मान लीजिए क्या होता है कि ये एक तालाब था, ठीक है। इसमें जब आपका घर से जो नाइट्रेट है या फास्फोरस गया, जो एक तरीके से पौधों के लिए क्या है, तो खाने का कार्य करता है, तो यहाँ पे जो एल्गी होती है ना वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो जब विकसित हो जाती है तो इस तरीके से पूरे जो तालाब उसके ऊपर छा जाती है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो प्रकाश ये नीचे नहीं जा पाता है, और दूसरी बात ये ऑक्सीजन को ज़्यादा ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो ऑक्सीजन की मांग है वो कम हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिससे कि इसके अंदर की जो अन्य जीवों ऑक्सीजन की उतनी जितनी मांग है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए शैवाल जो प्रस्फुटन होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, तो जलाशयों में काफी मात्रा में पोषक जो है उनकी उपस्थिति के कारण जो प्लवित शैवाल है उसकी प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, इसे ही शैवाल प्रफुषण कहा जाता है। मतलब एक जो शैवाल उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। शैवाल प्रफुषण के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश नहीं अंदर जा पाता, ठीक है। दामोदर नदी अपने प्रदूषित जल के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। जल कुंभी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पादप जलीय खरपतवार है जो सुपोषी जलाशयों में काफी वृद्धि करता है, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोराइड्स की बात करें तो 10 ppm से अगर अधिक हो जाए तो इसके प्रदूषण से नौकनी जैसे कि पैरों के मुड़ने का कारण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल मिला के नौकनी लक्षण आने लगता है, ठीक है। अधिक सांद्रण से जो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे साथ साथ में कुबड़पीट होने की संभावना होती है। लगातार उपभोग से हड्डियों के जोड़ व जो मेरुरज्जु प्रभावित होती है। यही प्रश्न इस बार पीछे से पूछा था, ठीक है। आर्सेनिक की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आर्सेनिक जल ही तो अगर आप जल पी रहे हैं तो उसमें ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, उससे ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। WHO के अनुसार पीने योग्य पानी में इसकी मात्रा 0.01 आपका मिलीग्राम पर लीटर तक होनी चाहिए। आर्सेनिक से डायरिया, आपका यहाँ पे हाइपर किरेटोसिस, फेफड़े एवं त्वचा का कैंसर भी होता है। धान का पौधा आर्सेनिक का एक तरीके से देखा जाए बेहतर अवशोषण माना जाता है, ठीक है। नाइट्रेट की अगर बात करें यहाँ पे पेयजल में इसकी अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर यहाँ पे
ग्लोबिनोमिया नामक एक आपका रोग होता है। देख लीजिएगा आप लोग, जैसा भी pronunciation यहाँ पे आप उच्चारण कर सकते हैं। ठीक, चलिए, यह नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर यहाँ पे ये बना देता है, मिथोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे रंग जो होता है नीला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में दो प्रमुख समस्याएं, जैसे आकस्मिक रिसाव या तथा रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की है। नाभिकीय अपशिष्ट से मतलब नाभिकीय जो अपशिष्ट है उससे निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए अत्यंत नुकसानदेह होता है। इसकी अत्यधिक मात्रा जानलेवा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, जैसे चेरनोबिल जो कि घटना होती है यूक्रेन वाली ना, तो ये रेडियोधर्मी कण के रिसाव के कारण कब हुई थी? 1986 में, 26 अप्रैल 1986 को। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र जो भोपाल दुर्घटना जो होती है कहलाती है, MIC से मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी। कब? 1984 में, 2 या 3 दिसंबर 1984 को। 3 माइल यहाँ पे आइलैंड मिडिल टाउन, ठीक है, यूएसए में, यह तो नाभिकीय पावर से रिसाव हुआ था 1979 में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ठोस अपशिष्ट गैर तरल कचरे को संदर्भित करता है, जिसमें कठोर व अर्ध ठोस अपशिष्ट शामिल हैं, जैसे टायर, लकड़ी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सब। मानव द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को निस्तारण के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव निम्नीकरण, ठीक है। दूसरा होता है आपका यहाँ पे आपका रिसाइक्लेबल। तीसरा होता है आपका यहाँ पे जैव निम्नीकरण अयोग्य, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इस तरीके से 3 कैटेगरी होती है। जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से जल्दी इसका क्षय नहीं होता। ठीक है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एथिलीन का पॉलीमर आपका होता है। जैव विविधता की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी की बात करें, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं, सबको पता होगा। जैव विविधता के स्तर यहाँ पे या फिर प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता या फिर पारिस्थितिकी जैव विविधता। अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, फिर आपका स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी होता है, फिर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं जो अनुवांशिक जैव विविधता है। दरअसल इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। उदाहरण के लिए होमोसेपियंस प्रजाति में चीनी, अफ्रीकी एवं भारतीय विभिन्न जाति समूह के बीच विविध अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। जैसे कुत्तों में आप लोग देख रहे हैं जीन के हिसाब से बहुत सारी कुत्ते होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, इस तरीके से होते हैं ना, छोटे छोटे भी कुत्ते होते हैं। इस तरीके से ये सब अनुवांशिक जैव विविधता होती है। ठीक है, प्रजाति जैव विविधता क्या होती है, तो यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित होता है और ये प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आकी जा सकती है। पारिस्थितिकीय जैव विविधता अगर देखा जाए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक हम लोगों ने देखा अनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा देखा यहाँ पे प्रजातीय जैव विविधता, तीसरा पारिस्थितिकीय जैव विविधता, जो एक इकोसिस्टम में कितनी जैव विविधता है उसको दर्शाता है। यह विविधता परितंत्र के स्तर पर होती है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का 2% मतलब 2.4% आपका प्रतिशत क्षेत्र घिरा हुआ है, लेकिन इसकी जातीय विविधता 8.1% की है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है आवासीय विखंडन। ठीक है, आवासीय क्षति या फिर विखंडन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अतिदोहन, ठीक है, विदेशी जातियों का आक्रमण, जो एलियन स्पीसीज आ जाती है उनका आक्रमण, सविलुप्तता आदि, ये सब एक तरह से जैव विविधता की क्षति के कारण है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से होता है, स्वस्थाने इन सिटू या फिर बाह्यस्थाने एक्स सिटू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थाने बेसिकली उसी स्थान पे संरक्षण करते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल पूछता है तो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैवमंडल जो का आगार है वो हो गया, उपवन व झील हो गई, संरक्षण का जो आगार वो हो गया। ठीक है, और बाह्यस्थाने मतलब वहां से लाके जहाँ पे एक तरीके से लाके दूसरे जगह पे एक स्थान बना के वहाँ पे संरक्षण किया जाता है, वो कहलाता है बाह्यस्थाने या फिर एक्स सिटू। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आ गए वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, जैसे बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, क्रायो रिजर्वेशन हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया था, किसी समृद्ध व जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। किसको देता है? तो राज्यों को देता है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के संरक्षित किए गए क्षेत्रों की घोषणा
इस प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पे कुछ पूछ लेता है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे नामदफा अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सुखोया असम में, काजीरंगा असम में, मानस असम में, ये सब भूषण नामेरी असम में, राजीव गांधी ये भी असम में, देहिंगपुर का असम में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। वाल्मीकि बिहार का है, याद रखिए एक नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास आपका ये छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में, मोलेम आपका पूछता गोवा में, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए ये सब। कालेसर पूछता हरियाणा में, सुल्तानपुर आपका हरियाणा में, पीन वैली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। खीरगंगा भी पूछ लेता है हिमाचल प्रदेश में, इंद्र किला भी हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन तो हिमाचल प्रदेश में है ही, आपको याद होगा। कन्नड़ सर्जन्स ये सब हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है, ठीक है। बेतला आपका कहाँ पे, झारखंड में, अंसी कहाँ पे, कर्नाटक में। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देख लीजिएगा एक नजर, ये सब एक नजर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और ओल्ड फेथफुल गीजर इसी पार्क में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 है, ठीक है। मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह उद्यान जो संगाई हिरन है उसके लिए आपका जाना जाता है, ठीक है। इसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं ना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे याद किया। और यहाँ पे जो एक वनस्पति ज्यादा पाई जाती है जिसको फुमडी कहते हैं, तो यही आपका जो एक तरह से झील है वहाँ पे केबुल लामजाओ ना, उसी पे ये तैरती है, और वहीं पे नेशनल पार्क भी है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में की गई थी। तो आपसे पूछे, मतलब यहाँ पे पूछे कि रानी झांसी समुद्री, मतलब झांसी की रानी के हिसाब से, मतलब नाम यहाँ पे रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1996 में, ठीक है। 1936 ईस्वी में स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। वर्तमान इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में ना, ठीक। अगला आपका कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ थोड़ा, तो यहाँ पे ये सब हो गया। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे ये तो हो रहा था, कहाँ साथ हाँ बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं ना, ठीक है। तो भारत में जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को, मतलब कमी दर को देखते हुए जीवन के सभी रूपों के संरक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने हेतु 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था, ठीक है। भारत में कुल 18 जैव मंडल मतलब आगार है, ठीक है। इस तरीके से नीलगिरी 1986 में, नंदा देवी सही देख सकते हैं 88 में, नौकरेक 1988 में, ग्रेट निकोबार 1900 आपका 89 में, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, ये सब याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग PDF के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये सब पूछ लेता 18। और इसमें देखा जाए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में कुल 4 आपके हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जिसमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र को विश्व के सबसे अच्छे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा गया है। जैसे हिमालयन क्षेत्र है, वो भी कौन सा हिमालय, जो पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय जो वो वाला, ठीक है। इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र सुरनाल है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो बाघों की जो संख्या उसमें लगता है गिरावट को ध्यान रखते हुए 1973 में बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आपकी शुरुआत की गई थी। बाकी गणना 2022 के आंकड़ों के हिसाब से ये देख लीजिएगा 3682 शायद हो चुकी है। एक और भारत वर्ष ने 2010 में बाघों की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम एमस्ट्रिप्स जो प्रोग्राम होता है इसको बनाया था, तो यह प्रारंभ किया था, ठीक है। बाघों की गणना 2 प्रकार से की जाती है, एक कैमरा ट्रिप विधि द्वारा और एक आपका फुट मार्क विधि के द्वारा। अब यहाँ पे इस तरीके से ये पूरे टाइगर रिजर्व में देख सकते हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व 58 हो गए ना, तो 58 आपके हो गए वर्तमान समय में। यहाँ पे 55 दिया है, तो 58 आपके हो चुका है, हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में आता है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट भारत के 16 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत है, मतलब लागू है, ठीक है। अब यहाँ पे हाथी मेरे साथी अभियान की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत 2011 में होती है। इस अभियान का शुभंकर था गजू, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और इस जागरूकता अभियान की शुरुआत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ जो ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ ये 1999 में आता है। प्रारंभ स्थल था जो एक तरीके से देखा जाए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से, ठीक है। प्रारंभ करता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और UNDP, ठीक है, उसकी सहायता से। प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण आता है 2006 में। कब, 2006 में आता है। दरअसल एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए आपका यहाँ पे देखा जाए सेव अर्थात यहाँ पे सेविंग एशिया वल्चर फॉर एक्सटेंशन कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। इस अभियान के तहत पशुओं को दी जाने वाली जो डिक्लोफेनेक सोडियम दवा थी ना, उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि दरअसल ये दवा दर्द निवारक थी। तो जब मवेशी खाते थे और मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती थी, जब उनको गिद्ध खाते थे तो उनकी किडनी खराब हो जाती थी, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, और उनकी मृत्यु हो जाती थी। प्रोजेक्ट मगरमच्छ ये आया था 1975 में, ठीक है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परीक्षण जो संस्थान ये हैदराबाद में। मगरमच्छ अभ्यारण्यों का सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। प्रोजेक्ट गैंडा की बात करें 2005 में आता है, ठीक है। प्रारंभ किया गया था असम,
का मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिमी बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य स्थिति को मतलब स्थल एक तरीके से। एक सींग वाले गैंडे प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भूटान, पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट लाल पांडा की बात करें तो 1996 में आता है, WWF जो है उसके सहयोग से यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाता है। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में रेड कैट बियर के नाम से जाना जाता है। लाल पांडा पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। लाल पांडा को साइट्स की प्रसिद्ध सूची 1 में शामिल किया गया है। यह IUCN के अंतर्गत अगर देखा जाए संकटग्रस्त जो श्रेणी उसमें रखा गया है, और ये सिक्किम राज्य का राजकीय पशु भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009 में आता है। प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग ये आपका 1970 में आता है, ठीक है, 1970 में आता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे रामसर सम्मेलन की। रामसर सम्मेलन की बात करें तो रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंधित है। ये आपका एक तरह से रामसर ईरान में अवस्थित है, और यहाँ पे देखा 2 फरवरी 1971 को एक बैठक होती है। उसके बाद ये कन्वेंशन आपका आता है। ये कन्वेंशन 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित या फिर लागू हो जाता है, ठीक है। भारत इस कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को मतलब भारत जो इन कन्वेंशन को 1982 में लागू करता है, ठीक है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए। वर्तमान में 91 आपकी रामसर स्थल है भारत में, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में 20 है शायद, ठीक है। अभी राजस्थान के 2 जोड़े गए हैं, करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा है, और वैसे भी पढ़ना भी है अभी, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए ये सब है, तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड आता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियां उनकी सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकीय स्वरूप में या तो परिवर्तन हो गया है, या फिर हो रहा है, या फिर होना संभावित है, ठीक है। पर्यावरण संबंधी प्रमुख अधिनियम जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 में आया, वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1981 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है, राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 की है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए जो पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे UNEP, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं 1972 में से स्थापना होती है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ये पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है, और 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की ही पहल है, ठीक है। IUCN की अगर बात करें 1948 में से स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। संकटग्रस्त जो जीव जंतु है ना उससे संबंधित सूची ये तैयार करता है, जिसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं। IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ अंग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और वहाँ पे WWF की बात करें वर्ल्ड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, 1961 में स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इसका स्लोगन है फॉर अ लिविंग प्लैनेट, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। साइट्स की बात करें 1975 में ये लागू होता है, वाशिंगटन कन्वेंशन होता है वहाँ से, जिनेवा में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। साइट्स क्या करता है, विलुप्त या फिर विलुप्ति के कगार पर जो पौधे हैं और जंतु उनको विनियमित किया जाता है, ठीक है। साइट्स द्वारा प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 2014 में बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ठीक है। और WNO की बात करें एक अस्थायी मंच है जो कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों का एकजुट करता है, ठीक है। ग्रीन पीस की बात करें 1971 में बनता है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए जो प्रमुख आंदोलन थे, जैसे चिपको आंदोलन 1973 में, ठीक है, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बरगुड़ा इससे संबंधित है, ठीक है। और ये स्थल कहाँ पे था, उत्तराखंड का जो एक गाँव था वहाँ पे, ठीक है। इसका आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, ठीक है। मिट्टी आंदोलन बचाओ जो था, मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये 1977 में, और संगवाद मध्य प्रदेश में पूछा पीसेस में। शांत घाटी आंदोलन 1973 में आपका केरल के पलक्कड़ जिले के जो कुंती पूजा नदी है उसमें बनाए जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट उसके विरुद्ध में। विश्नोई आंदोलन 18वीं शताब्दी में अमृता बिश्नोई मतलब अमृता देवी थी, इसकी प्रारंभकर्ता थी राजस्थान में, ठीक है। अपीको आंदोलन ये 1983 में जैसा चिपको आंदोलन था वैसा ही था, लेकिन ये साउथ में था, कर्नाटक में, ठीक। चलिए याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में स्टार्ट होता है, सिंहभूम अर्थात जो क्षेत्र वहाँ पे, ठीक है। और नव दान्या आंदोलन 1984 में, वंदना शिवा इसकी नेता होती हैं। विकास के विकल्प 1983 में आता है, ये अशोक खोसला इसके प्रारंभकर्ता होते हैं, गैर सरकारी संगठन है ये। मैती आंदोलन 1995 में कल्याण सिंह रावत एक तरह से इसको प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में। नर्मदा बचाओ 1985 में एक तरह से स्टार्ट होता है, मेधा पाटेकर व अनुरुति राय इसकी प्रारंभकर्ता होती हैं। मध्य प्रदेश बेसिकली जो नर्मदा नदी उसके ऊपर बनाए जा रहे बांध परियोजना को रोकने के लिए, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देखा जाए, जैसे इको मार्क, ये प्रमाण क्या होता है, तो प्रमाण पत्र पर्यावरण अनुकूल जो उत्पाद हो रहे हैं उनके लिए दिया जाता है। ये प्रमाण जो पत्र है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, ठीक है।
5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 5 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, मैंने बताइएगा आप लोग। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है, इसकी स्थापना 1995 को होती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1995 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, ठीक है, 2005 को आता है, 23 दिसंबर 2005 को अधिनियम के द्वारा पारित होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, ठीक है, याद रखिए ये सब। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जो जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना 1976 में नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1988 में झांसी में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में है, ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना होती है 1958 में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1985 में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, 2010 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार आपका यूएसए के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1969 में पेश किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में 2000 कब बनता है, 2003 में बनता है, ठीक है, 2003 में बनता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक। इस तरीके से ये पूरा आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें तो लगभग इसमें पूरी हैं, बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा। लगभग आपके इन्वायरमेंट के जो प्रश्न बनेंगे यहाँ से बन जाने चाहिए, ठीक है, यहाँ से आपके इन्वायरमेंट की चीज़ें हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा इन्वायरमेंट का यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। हम लोगों ने लगभग ज़्यादा समय नहीं लगाया, यहाँ पर देखा जाए तो 1 घंटा 40 मिनट पढ़ लिया। 1 घंटा 40 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट का लेक्चर मिल गया। तो चलिए फिर इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, अब मिलते हैं हम लोग कल ना। बहुत बहुत धन्यवाद।